हेलो लर्नर्स सर, वापस स्वागत है आप लोगों का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। और हम लोग बात कर रहे हैं संभव बैच की। राइट, दिस इज एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में हम लोग काफी दूर आ चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले पोस्ट मॉडर्न एरा की। बट उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि वी हैव रिसेंटली कंप्लीटेड 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार जो है झलकता है। ये छोटा सा ही माइलस्टोन है, लेकिन हाँ अभी बहुत दूर जाना है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोग का रिश्ता बन चुका है, हम डेफिनेटली जो है बहुत दूर आपके साथ रहेंगे और आपकी पूरी तैयारी में आपकी मदद करेंगे। राइट ना, खैर सुनाओ। सो अब तक हम लोग जो बात कर रहे थे, अब तक हम लोग ने बात करा है मॉडर्न एम्पायर की। थोड़ी ठंड भी हो गई राइट ना, तो हाँ तो गेटअप भी चेंज हो जाएगा शायद। सुनाओ, तो अब तक जो हम बात कर रहे थे वो जो है मॉडर्न एम्पायर की हम बात कर रहे थे। अब उसके आगे की कहानी समझते हैं कि मॉडर्न एम्पायर, इतनी बड़ी एम्पायर जो थी वो डिक्लाइन हो गई, उसके बाद क्या हुआ, ये कहानी अब हम लोग थोड़ा समझेंगे। आइए बात शुरू करते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, हम कोर फैकल्टी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आई एम ऑल्सो ऑथर फॉर हिस्ट्री। राइट, हिस्ट्री और कल्चर के लिए मैं ऑथर भी हूँ और जो है पिछले 10 सालों से ऑलमोस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए बात शुरू करते हैं हम लोग। ऑल्सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल, जो आप लोग ज्वाइन कर लें ताकि आपको अपडेट्स वगैरह सारे यहाँ पे मिलते रहे। संकल्प बैचेस, टाइटन बैचेस, सृजन बैचेस, पहले भी हमने इसकी बात करी है। डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस साल की तैयारी कर रहे हैं, आप अकॉर्डिंगली अगर कोई बैच ज्वाइन करना चाहें तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सृजन प्रोग्राम अभी 2025 के लिए है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस वगैरह की प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है। राइट ना, तो हर एंड पे हम लोग हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर जो है आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो, वी विल ऑलवेज बी देयर। राइट, रिसेंटली अभी जो रिजल्ट आया मेंस का, सो वी गॉट सम 550 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड इनटू इट। राइट है ना, तो पहली बात तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। एंड हम उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ यही सक्सेस जो है वो उनको इंटरव्यू में भी मिलेगी। बहुत सारे बच्चे आप में से जो है सेलेक्ट होने वाले हैं, स्पेशली इसमें बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से भी जो है जुड़े रहे होंगे और जो है वो अभी फाइनल लिस्ट में आएंगे। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो हम उसे देखेंगे। खैर, तो बात शुरू करते हैं। तो एक तो क्लास नोट्स के साथ साथ आपको आरएस शर्मा रेफर करनी है एज यूजुअल। राइट है ना, आरएस शर्मा या फिर यूपीएससी वाला, तो चाहे वो यूपीएससी वाला का ये वाला चैप्टर हो, चैप्टर नंबर 8, आप ये रेफर कर सकते हैं। और आरएस शर्मा में सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स और रिजल्ट्स और क्राफ्ट कॉमर्स एंड अर्बन ग्रोथ, ये 2 चैप्टर आप रेफर कर सकते हैं। चलिए खैर बात शुरू करते हैं। तो अभी हमारा मुद्दा है सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स एंड देयर रिजल्ट। बट बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्या है सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स एंड रिजल्ट, वापस एक बार मैं आपको अपनी टाइमलाइन पे लेकर आऊं। तो अब तक हम लोगों ने जो बात करी है, हम लोग बात कर रहे थे कि एक हम लोगों ने डिस्कशन किया था वैदिक एरा का। राइट है ना, वैदिक एरा जो हम लोगों ने खत्म किया था वो रफली 500 बीसीई के आसपास था। फिर हम बात कर रहे थे कि एक छोटा सा दौर आया जहां पे अर्बनाइजेशन हुआ। 500 से 300 बीसीई का जो दौर था वो हमने कहा कि दिस इज महाजनपदास का दौर। इसमें अर्बनाइजेशन हमने समझा कि हाँ जो है अर्बनाइजेशन क्या है ना, किस तरीके से स्टेट्स राइज हो रहे हैं, मगध राइज हो रहा है। यही हमने बात करी थी पहली बार फॉरेन इन्वेजन्स की, अकैमेनिड एम्पायर की हम बात कर रहे थे और साथ ही साथ अलेक्जेंडर की बात कर रहे थे। और उसके बाद हम बात कर रहे थे कि आफ्टर 300 बीसीई व्हाट वी हैड वाज मॉडर्न एम्पायर। तो ये जो छोटा सा रफली 125 साल का जो दौर है टिल 200 बीसीई, दिस इज मॉडर्न एरा। मॉडर्न एम्पायर हमने समझी और हमने समझा कि एक बड़ा राज्य, पूरे भारत पर एक राज्य क्रिएट हुआ है। राइट, पूरा इंडिया जो है वो इस राज्य में एनगल्फ्ड है। एक बड़ा किंगडम हम लोगों ने देखा और हमने समझा कि हाँ ये काफी स्ट्रॉन्ग किंगडम भी है। ऐसा भी नहीं है कि हाँ ये कोई वीक किंगडम है, काफी स्ट्रॉन्ग किंगडम है। इसकी पॉलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन दिख रहा है हमको स्टेट का। तो ये सारी चीजें हमने मॉडर्न एम्पायर में नोटिस करी। बट अराउंड 200 बीसीई आखिरी जो मॉडर्न राजा अराउंड ईयर है 187 बीसी के आसपास, बट हम रफली 200 बीसी कह देंगे कि हाँ आखिरी जो राजा है वो है बृहद्रथ को मार के यहां पे जो है एक नई डायनेस्टी चालू होती है आफ्टर किलिंग बृहद्रथ, विच इज सुंगा एम्पायर। तो आखिरी जो मॉडर्न रूलर है बृहद्रथ, उनको बेसिकली अपना ही कमांडर, अपना ही सेनापति मार देता है। उसका नाम था पुष्यमित्र सुंगा और यहां से शुरू होती है सुंगा एम्पायर। तो ये जो दौर हम एंटर कर रहे हैं विच इज पोस्ट मॉडर्न, टेक्निकली इसको कहा जाता है, अपनी ये कहानी चलेगी, लंबी कहानी है ये, और ये कहानी जाएगी 300 सीई तक, यानी कि 500 साल की कहानी है। राइट है ना, कि 200 फिर 100 फिर 0 फिर 100 फिर 200 फिर 300, 500 साल की ये कहानी है। और इसे हम कहेंगे क्या, इसे कहेंगे पोस्ट मॉडर्न या फिर मर्केंटाइल एरा।
वाई मर्केंटाइल हम बाद में सोचेंगे, बट फिलहाल दिस इज कॉल्ड एज मर्केंटाइल एरा। जहां पर जो है हमें कुछ चीजें समझनी होंगी, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। पहला हमने कहा कि मौर्यन अंपायर जो है, मौर्यन अंपायर अब जा चुकी है और एक नई अंपायर क्रिएट हो रही है विच इज सुंगा अंपायर। बट क्या सुंगा अंपायर इतनी ही बड़ी है ना, सुंगा किंगडम इतनी ही बड़ी है? नहीं, इतनी ही बड़ी नहीं है। सुंगा अंपायर अब जो क्रिएट हो रही है, दिस इज अ स्मॉल किंगडम। ये बेसिकली एमपी, बिहार, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज सुंगा एम्पायर, सुंगा एम्पायर। तो ये छोटा सा ही पार्ट है सुंगा एम्पायर, और ये 500 साल रूल भी नहीं करेगा। ये जो रूल है ये इनिशियली 200 साल के आसपास ही है, राइट, या फिर 200 भी मत बोल सकते, 150 के आसपास जो है ये रूल एग्जिस्ट करता है। तो सुंगा एम्पायर क्रिएट होगी इमीडिएटली आफ्टर मौर्यास। तो मौर्यास को रिप्लेस किया है किसने? सुंगास ने। सिमिलरली साउथ इंडिया में एक किंगडम क्रिएट हो रही है जो आपकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले पार्ट में है। ये जो ग्रीन एरिया है, दिस इज सतवाहनास, राइट ना। ये भी कहीं जो है 100 BC के आसपास क्रिएट होंगे। करेंगे डिटेल में बातें करेंगे सतवाहनास की, राइट। सतवाहनास, तो सतवाहनास हम देखेंगे कि हाँ, जो बाकी का जो एरिया है साउथ इंडिया में या लोअर हाफ में, वहां पे आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इस एरिया में हमें क्या दिखाई देंगे? एक नई किंगडम दिखाई दे रही, स्ट्रॉन्ग किंगडम दिखाई देगी, जो कुछ नहीं तो लगभग 350-400 साल रूल करने वाली है, विच इज सतवाहनास। एंड एकदम बॉटम में वी हैव सम स्मॉल स्टेट्स, और इन्हें, इस एरा को हम कहेंगे संगम एज। यहां की हम बात करेंगे कि इस दौर में यहां क्या हो रहा है, संगम एज। तो इंडिया में हमको दिखाई देगा कि हाँ, ये 3 चीजें जो है प्रोमिनेंट हैं, एक सुंगा एम्पायर, दूसरी सतवाहनास और तीसरा संगम एज, राइट है ना। तो हाँ, तो हम बात करेंगे इनके बारे में। बट एक और चीज जो यहां पर साथ ही साथ हो रही है इज कि सेंट्रल एशिया में, राइट ना, सेंट्रल एशिया में हो रहे हैं झगड़े। यहां पर क्या हो रहा है कि हाँ, आपस में जो ट्राइब्स हैं सेंट्रल एशिया की ट्राइब्स आपस में क्लैश करने लग रही हैं, राइट ना। और ये क्या चाइना पे अटैक करना चाहेंगी, राइट ना। चाइना पे अटैक नहीं कर सकती। रीजन कि चाइना ने एक ग्रेट वॉल बना दी है, तो चाइना साइड तो देखो ये नहीं जा सकती। अब यहां पर एक डोमिनेंट ट्राइब है आपकी जियांगनो, ये यहां पे डोमिनेट करने लगेगी। अब जब ये डोमिनेट करने लगेगी तो जो दूसरी ट्राइब है उसको पुश करेगी, भगाएगी वहां से, राइट ना। तो हाँ, तो ये पुश करेगी यूची को, यूची है ना, कि हाँ, एक दूसरी ट्राइब है, वो कह रही भाई हमें भागना पड़ेगा यहां से, तो यूची भागेंगे। यूची ट्राइब जब भागेगी तो आगे वाले एरिया में पुश करेगी साकास को, साकास। और जब साकास आगे भागेंगे तो यह पार्थियंस वगैरह होंगे आगे, तो पार्थियंस को डिस्प्लेस करेंगे। प्लस यहीं पर बैठे हुए थे ग्रीक्स, तो दीज आर इंडो बाक्ट्रियंस। तो इंडो बाक्ट्रियंस हम देखेंगे कि हाँ, ये इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये दौर क्या है? ये दौर फॉरेन इन्वेजन का है कि सेंट्रल एशिया से बहुत सारी ट्राइब्स इंडिया की तरफ बढ़ रही हैं, राइट। जो हमने लिस्ट अभी देखी कि हाँ, इंडो बाक्ट्रियंस हैं, साकास हैं, पार्थियंस हैं, यूची हैं, ये सारे अब धीरे धीरे एक एक करके इंडिया के ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो ये जो कहानी है, पहला जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, तो हम 2 पार्ट में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं, आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि हाँ, ये क्या हो रहा है। एक बार इसको डिटेल में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट ना, कि हाँ, ये क्या हो रहा है, तो इसका डिस्कशन करेंगे। और अगले जो है सप्ताह हम लोग जो बात करेंगे, हम बात करेंगे सतवाहनास की, सुंगास की और संगम एज की, प्लस थोड़ा इस समय का इकोनॉमी वगैरह का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो 2 पार्ट में लंबी कहानी है, 500 साल की कहानी है। तो पहला पार्ट आज हम लोग टेकअप कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल एशियन जो डिस्टर्बेंसेस हैं, सेंट्रल एशियन डिस्टर्बेंसेस से इंडिया पे क्या इंपैक्ट हुआ, इसका हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, राइट। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि हमने इंडिया का सीन समझा कि इंडिया का सीन इस समय क्या है, और जो है बाहर से इन्वेजन होने वाला है, और ये जो बाहर से इन्वेजन है ये हमको डीपली इन्फ्लुएंस करेगा, डीपली इंपैक्ट करेगा, गुजरात तक आ जाएगा, राइट ना। यही सारी बातें हम लोग अभी समझेंगे इस चैप्टर में। तो आइए बात शुरू करते हैं, राइट। तो चैप्टर का नाम है सेंट्रल
सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स एंड देयर रिजल्ट। तो पहला डिस्कशन है ये, जिसमें एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे और एक कल्चरल एस्पेक्ट की बात करेंगे। इसी के साथ साथ थोड़ा इकोनॉमी वाले एस्पेक्ट का भी हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे। चलिए सो बात शुरू करते हैं। तो नाउ तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट का सबसे पहले हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हाँ ये किस तरीके से हो रहा है। तो पहले हमने बताया कि हाँ मॉडर्न एम्पायर एग्जिस्ट करती थी, एक बड़ी एम्पायर एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो है आपकी दूसरी सेंट्रल एशियन जो पावर्स हैं वो इंडिया की तरफ कहीं ना कहीं भाग कर आ रही हैं। हमने समझा कि हाँ सुंगास, कनवास, सतवाहनास, इनके बारे में मैंने आपको बताया। कनवास की बात अभी नहीं करी है, रीजन सुंगास के बाद कनवास आते हैं, राइट है ना। तो हाँ तो ये हमने समझा कि हाँ जो है ये इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस साइड कुशान से एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस साइड सतवाहना से एग्जिस्ट कर रहे हैं, और नीचे की साइड संगम है ना, इसको समझेंगे हम लोग। नाउ सो इंडो ग्रीक्स, तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट अगेन एक बार बात करते हैं कि कौन सी ट्राइब है, कैसे आ रही है। तो नाउ सो जैसा कि मैंने कहा कि सेंट्रल एशिया में केओस चालू हुआ और यहां पर एक डोमिनेंट ट्राइब थी जियांगनू यहां पे डोमिनेट करने लग गई। जब जियांगनू डोमिनेट करने लग गई तो इसने हरा दिया किसको, एक और ट्राइब थी यूची जो है यही एक्चुअली कुशान्स है। अब इसको आगे भी कनेक्ट करेंगे, कुशान्स। एंड जब ये यूची के ऊपर जोर पड़ा तो इन्होंने एक दूसरी ट्राइब को भगाया जिसे बोलते हैं साकास, इनको साइथियंस भी बोलते हैं। और जब साइथियंस के ऊपर पड़ी तो साइथियंस जो है इधर अगर कैस्पियंस की वगैरह है तो यही इलाका है पार्थियंस का, तो पार्थियंस भी डिस्प्लेस हो गए। और अगर लेट्स से दिस इज अ प्लेस कॉल्ड बाक्ट्रिया, राइट है ना, बाक्ट्रिया। तो पहले बाक्ट्रिया बताता हूं मैं आपको, बाक्ट्रिया याद दिलाता हूं। तो जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था, तो इंडिया का ये वाला जो पार्ट था, इंडिया के इस वाले पार्ट में क्या आ गया था, ग्रीक कल्चर आ गया था। तो इस इलाके में कौन रहा करते थे, इस इलाके में इंडो ग्रीक्स रहा करते थे, इंडस वाले इलाके में ग्रीक्स रहा करते थे, तो इंडो ग्रीक्स। तो ये कैसा कल्चर है, ये बेसिकली इंडो ग्रीक्स है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे सेल्यूसिड एम्पायर की, सेल्यूकस निकेटर की, राइट ना, तो वो उसी का रेमिनेंट है, उसी का बेसिकली बचा हुआ पार्ट है। अब इस दौर में 200 के आसपास व्हाट वी हैड कि हाँ यहां पर इस इलाके में ग्रीस का दबदबा हुआ करता था। अब ऐसे में ऊपर से डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, तो ये जो बाक्ट्रियंस हैं जो इस इलाके में बैठे हुए थे, जो अब तक इंडिया पे अटैक नहीं कर रहे थे, इस इलाके में थे, नाउ दे आर बाउंड कि दे हैव टू एक्सप्लोर इंडिया। तो ये इंडिया की तरफ मूव करेंगे, तो ये इंडिया की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहला इन्वेजन जो इंडिया की तरफ होगा वो होगा बाक्ट्रियंस द्वारा या इंडो ग्रीक्स द्वारा, राइट। दूसरा इन्वेजन होगा साकास के द्वारा। तीसरे नंबर पे आएंगे पार्थियंस और चौथे नंबर पे आएंगे कुशान्स। तो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाक्ट्रियंस की, इंडो ग्रीक्स की, कि हाँ जब ये इंडिया आए तो फिर क्या हुआ, राइट, कितना इंडिया आ पाए, ये सारी बातें करते हैं, राइट। तो हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, पहला डिस्कशन है इंडो ग्रीक्स का डिस्कशन, कि हाँ ये इंडो ग्रीक सबसे पहले इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट ना। देखते हैं कि क्या है ना, ये सब एक दूसरे, ये सब ऐसे बिछे हुए एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। तो हाँ तो जैसे ही बाक्ट्रियंस को धक्का लगा, ये भाग के इंडिया की तरफ पहुंच गए, राइट, इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये जो पूरा इलाका है, राइट ना, इनका जो कोर पार्ट था ये वाला बाक्ट्रिया। लेकिन अब जो है इंडिया की तरफ बढ़े, ये इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हाँ तो तक्षशिला भी जो है अब इनके कंट्रोल में आ रहा है, राइट ना। ये सियालकोट है, सगाला विल बी लाइक देयर कैपिटल, तो सगाला बैठ जाएंगे। कभी इन्वेजन इनका मथुरा की तरफ भी बढ़ेगा इन्वेजन, प्लस नीचे गुजरात की तरफ भी थोड़ा बढ़ रहे हैं, ये थोड़ा गुजरात की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो मैक्सिमम एक्सपेंस जो है हमें इस मैप पे देखने को मिल रहा है कि इंडो ग्रीक्स का मैक्सिमम एक्सपेंस ये है। अच्छा, डिस्कशन में एक नाम आता है बार बार, ऑक्सस। व्हाट इज ऑक्सस? तो ऑक्सस ये नदी है, अमू दरिया, राइट। अमू दरिया को ही क्या कहते हैं, ऑक्सस कहते हैं। तो कहीं पे अगर ये नाम आए, है ना, अमू दरिया या ऑक्सस, तो बेसिकली दोनों एक ही बातें हैं। तो खैर सो जो है इंडो ग्रीक्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो इन्वेजन चालू हुआ है, दिस इज अराउंड 200 BC, क्योंकि 4 कहानियां हैं, तो 4 कहानियों को हम क्या करेंगे, टाइमलाइन पे डाल देंगे, राइट है ना। तो चलिए टाइमलाइन एक बनाई जाए। अगेन मैं टाइमलाइन बहुत ज्यादा नहीं भरूंगा, लेकिन आप जो भी बातें वहां लिख सकें आप लिख लीजिएगा।
राइट। तो हम बात कर रहे हैं कि रफली 200 BC के आसपास शुरू हो रहा है मर्केंटाइल एरा। राइट, ये 300 CE तक जाएगा, ये 300 CE 500 साल की कहानी है। तो हम इसे कह सकते हैं कि 200 100 0 1 2 है ना, ऐसे करके कह सकते हैं। तो दिस इज 100 BCE, दिस इज 0, दिस इज 100 CE एंड दिस इज 200 CE, 500 साल की कहानी। और ये बैक्टीरियंस की जो एंट्री हो रही है ये इनिशियल फेज में है। तो जो पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो रफली ऐसा समझिए कि ये जोन है जहां पर इंडिया में बैक्टीरियंस की एंट्री हो रही है। दीज आर बैक्टीरियंस। तो बैक्टीरियंस की एंट्री, तो 200 BC के आसपास इंडिया पे इन्वेट किया किसने? इंडिया पे इन्वेट किया बैक्टीरियंस ने। राइट ना, 200 BC के आसपास इनका इन्वेजन चालू होता है। बैक्टीरिया कोई कई जगह बहलिका लिखा होगा, बहलिका, राइट ना, ऑक्सस रिवर के सदर्न साइड में। So now we have your Indo-Greeks coming in, right? तो बैक्टीरियंस कह लीजिए, इंडो-ग्रीक्स कह लीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। अब इसमें एक राजा जो हमें नाम सुनाई देता है वो डिमित्रियस का सुनाई देता है, वन ऑफ द किंग। नाउ अगेन वी डोंट नो अ लॉट ऑफ किंग्स फ्रॉम जो है दीज डायनेस्टीज। मल्टीपल नाम हमें सुनाई तो देते हैं बट एग्जैक्टली क्रोनोलॉजी क्या है, कहां पे कौन राज्य कर रहा है, बहुत क्लैरिटी हमारी इस पे नहीं है। बट वन थिंग विच विल नोटिस राइट नाउ कि अब तक हम लोग मॉडर्न एम्पायर में बात कर रहे थे पंच मार्क्ड कॉइन की, कि हाँ कोई सिल्वर का जो है एक टुकड़ा है और उसके ऊपर मोहर मार दी है, कुछ सिंबल बना दिया है। तो अब तक जो एग्जिस्ट करता था पंच मार्क्ड कॉइन इंडिया में एग्जिस्ट करता था, पंच मार्क्ड कॉइन। बट अभी जो इंडो ग्रीक्स हैं इनके पास मिंटिंग की बेटर टेक्नोलॉजी है, राइट ना, बढ़िया मिंटिंग करते हैं भाई लोग, मेटल वेटल पे अच्छा काम करते हैं। तो अब जो हमें दिखाई दे रहा, हमें डिमित्रियस का सिक्का दिखाई दे रहा है कि उसमें उसने सेल्फी लगा रखी है अपनी, राइट ना, अपनी फोटो बना रखी है इसमें। तो इंडियन किंग का पोर्ट्रेट, इंडियन किंग नहीं, किंग का पोर्ट्रेट। तो अब हमें ऐसे कॉइनेज दिखाई दे रहे हैं, दीज आर बेसिकली रोमन स्टाइल। तो रोमन कॉइन्स हमें दिखाई दे रहे हैं, एक नया स्टाइल दिखाई दे रहा है कि हाँ जो है राजा की फोटो बनी हुई है। तो अब ये नया आइडिया इंडिया की तरफ आएगा, हम लोग कॉपी कर लेंगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आगे से हम लोग ये सब बनाने लग जाएंगे। तो कहने का मतलब कि जो नई टेक्नोलॉजी है, राइट ना, जो कॉइनेज लेकर आए हैं, सबसे पहले ये बढ़िया वाला कॉइनेज रोमन कॉइन्स वगैरह, ये कौन लेकर आया है? ये बैक्टीरियंस लेकर आए। तो पहला कॉन्ट्रीब्यूशन हम लिखेंगे, थोड़ा इधर लिख देते हैं कि हाँ ये रोमन कॉइन्स लेकर आए हैं, रोमन कॉइन्स जिसमें किंग का पोर्ट्रेट है, किंग का पोर्ट्रेट भी है। प्लस पहली बार हम देखेंगे कि ये जो लोग आ रहे हैं, दे आर द फर्स्ट वन जो कि गोल्ड कॉइन इशू करेंगे, राइट ना। तो दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है, जब कॉइनेज हमने लिख ही लिया तो एक और बात इसमें लिखते हैं कि हाँ गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन। तो रोमन स्टाइल ऑफ कॉइनेज और गोल्ड कॉइन, ये दो चीजें बड़ा कंट्रीब्यूशन है भाई, हमने नहीं देखा था ऐसा। हालांकि गोल्ड कॉइन इंडिया में अगर डेफिनेटली कहा जाए कि हाँ सबसे ज्यादा किसने किया है, स्केल किसने किया है, वो बैक्टीरियंस नहीं है, वो कुशान्स है, राइट है ना। लेकिन हाँ सबसे पहली बार छापने वाला अगर कोई डायनेस्टी है, ये इंडिया में पूरा पेनिट्रेट भी नहीं कर रहे हैं, उधर ही रह रहे हैं। प्लस ये जो कॉइन छाप रहे हैं ये अभी बहुत सर्कुलेशन में भी नहीं है, इसे नॉर्मल यूज में नहीं यूज करते हैं, राइट ना। इसको कहीं किसी को देने वेने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हाँ किसी को लेट से ट्रिब्यूट देना है, कि ऊपर से कोई अटैक करने आया और उसको 100 सिक्के दे दिया कि भैया जो है हमको माफ कर दो, हमारे ऊपर अटैक मत करो। तो उस तरीके से ये कॉइनेज का यूजेज है। अभी प्रॉपर सर्कुलेशन में ये वाला कॉइनेज, सोने वाला सिक्के की बात कर रहा हूं, सोने का सिक्का जो है ये लोग यूज नहीं करेंगे। तो इसीलिए गोल्ड कॉइन का जो है एट्रीब्यूशन है कि हाँ ये लोग लेकर आए हैं, वो ठीक है कि इनोवेशन इन्हीं का है या इंट्रोडक्शन इन्हीं का है। बट एक्चुअल सर्कुलेशन में जब आएगा वो चौथा प्लेयर जो कुशान है वो लेकर आएगा। ये बात आगे फिर करेंगे। तो गोल्ड कॉइन, तो पहली चीज जो हमने नोटिस करी इनके बारे में इस गोल्ड कॉइनेज, राइट है ना। चलिए तो रोमन कॉइन्स हमने समझा कि कॉइन लेकर आ गए हैं, राइट है ना। इसके अलावा समझते हैं हम, सुनाओ, तो हमने समझा कि हाँ जो है या तो कहीं ना कहीं साकास ने, तो साकास को हम साइथियन कह रहे थे, तो साइथियंस ने इनके ऊपर पुश किया है और ये इंडिया की तरफ बढ़ के चले आए हैं, राइट है ना। क्या इंडिया में कोई रूलर है जो इनको रोक पा रहा है? इसी समय यहां पर बैठे हैं सुंगास। जब भी हम सुंगास की बात कर रहे थे तो सुंगास और इंडो बैक्टीरियंस में क्लैश हुआ है, राइट है ना, लड़ाई हुई है। और सुंगास का ऐसा लिखना है, सुंगास जो है अपने अकाउंट्स में ऐसा लिखेंगे कि हाँ जो है, या सुंगास के आगे हमको पता चलेगा कि सुंगास इंडो ग्रीक से भारी पड़े थे और कहीं ना कहीं सुंगास ने ही इंडो ग्रीक्स को यहाँ पे रोका हुआ है, वरना ये चले आए होते, कहीं पटना ही चले आए होते ये,
राइट ना। तो इट वॉज बेसिकली बिकॉज ऑफ सुंगास कि हाँ ये यहीं तक लिमिटेड है, बहुत ज्यादा आगे ये लोग नहीं बढ़ पाए। हाँ कुछ कुछ इन्फ्लुएंस हमें डेफिनेटली किसी किसी टाइम में अयोध्या और पटना तक सुनाई देगा, लेकिन ऐसा मेजर इन्फ्लुएंस है, ऐसा कोई मेजर इन्फ्लुएंस यहां पर नहीं है। तो मेनली ये अफगानिस्तान और ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, राइट, सिंध एंड ऑल, ये इनके कंट्रोल में रहेगा। ना यहां पे दो राजाओं को मैं मेंशन करना चाहूंगा। एक तो इनिशियल किंग है डिमित्रियस। तो किंग्स में अगर हम बात करें तो जो है एक तो हम इनिशियल किंग लिखते हैं डिमित्रियस, जो कि फेमस है, जो कि शायद सुंगास से लड़े भी हैं, और दूसरा है मिनांडर। मिनांडर, तो डिमित्रियस एंड मिनांडर। तो डिमित्रियस एंड मिनांडर ये दो इंपॉर्टेंट राजा हैं, जिसमें मिनांडर बहुत फेमस है। नाउ व्हाई इज मिनांडर फेमस? मिनांडर इज फेमस बिकॉज मिनांडर क्या हुआ कि अपने राज्य में, मिनांडर के राज्य में रफली अराउंड 165 टू 145 BCE, यानी कि मिनांडर को अगर हम टाइमलाइन पर डालें तो मिनांडर कम्स रफली ओवर हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट है ना। तो इस स्पॉट पे कहीं मिनांडर आएंगे। तो ना, तो मिनांडर जो है अपने 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 राज्य में, अपने दरबार में बहुत सारा क्या करते थे, डिबेट करवाते थे। कैसा डिबेट? रिलीजियस डिबेट, है ना। तो रिलीजियस डिबेट, तो बहुत सारे जो ब्राह्मण्स थे, बहुत सारे मॉन्क्स जो थे, वो उनके राज्य में आते थे, उनसे डिस्कशन करते थे, उनको बताते थे कि हमारे धर्म में ऐसा होता है, हमारे धर्म वैसा होता है। ऐसे ही मिनांडर के राज्य में एक बार आते हैं नागसेना। तो नागसेना जब मिनांडर के राज्य में आए, राइट है ना, मिनांडर, तो ये नागसेना और मिनांडर में डिस्कशन हो रहा है। तो मिनांडर के बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मिनांडर सवाल पूछते गए और नागसेना जवाब देते गए। तो ये जो डिस्कशन है, ये बहुत ही हिस्टोरिक डिस्कशन है, जिसके बाद मिनांडर ने बुद्धिज्म अपना लिया। तो वो बुद्धिज्म को पैटर्नेज प्रोवाइड करने लगे, बुद्धिज्म के सपोर्टर हो गए, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, राइट। तो यहां से एक बड़ी जीत हासिल हुई बुद्धिज्म को कि एक बड़े राजा मिनांडर को उन्होंने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर लिया है, बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया है, राइट ना। तो ये बड़ा इवेंट हो गया, ये बढ़िया इवेंट हो गया, बहुत बढ़िया इवेंट हो गया, राइट। सो नाउ तो मिनांडर और नागसेना, और इसी पे किताब लिखी गई विच इज फेमस एज मिलिंद पन्हो। तो मिनांडर को ही मिलिंद कहा गया है, मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो करके किताब लिखी गई, क्योंकि बड़ा इवेंट है भाई, राइट है ना। इसे नोट डाउन करना बनता है, इसके ऊपर किताबें लिखना बनता है। यहाँ इतना बड़ा राजा था जो कन्वर्ट हो गया। अब याद करो कि हाँ, बुद्धिज्म का स्प्रेड ही क्यों हुआ था, है ना, इतना जो वाइड हुआ है, वो बिकॉज ऑफ अशोक हुआ है कि अगर एक बड़ा राजा सपोर्ट कर देता है तो दुनिया बदल जाती है, चेंज हो जाता है। तो वैसे ही मिनांडर को कन्वर्ट करना वाज लाइक जो है अ बिग डील। ना एक और सवाल, मिनांडर क्यों इंटरेस्टेड है बुद्धिज्म ज्वाइन करने में? आप कहेंगे सर वो इंप्रेस हो गया होगा, राइट है ना, कि हाँ उसने सवाल पूछता गया, इंप्रेस हो गया, बहुत बढ़िया। समझो इस बात को कि ये जो बाहर से जनता आ रही है, अगर उसे भारत के लोगों पर राज्य करना है, तो अगर वो बाहर वाले लोगों की तरह बिहेव करेंगे तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें लगेगा कोई बाहरी आदमी आ गया, हमको नियम बता रहा है, हम क्यों सुनेंगे इसकी, राइट है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक रिस्पेक्ट, एक पैटर्नेज या फिर एक एलिजेंस इस राजा के लिए नहीं आएगा। तो यहां पर अगर हमने सुना कि हाँ वो भी बुद्धिज्म का पार्ट है, उसने बुद्धिज्म अपना लिया है, भगवान बुद्ध को मानने लगा है, या भगवान शिव को मानने लगा है, या भगवान विष्णु को मानने लगा है, तब हमको लगेगा अपना आदमी है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्कशन है, दिस इज ऑल अबाउट गेटिंग एक्सेस टू द सोसाइटी, कि हाँ इसके द्वारा क्या हो रहा है कि राजा को सोसाइटी में एंट्री मिल जा रही है, राइट है ना। राजा जो है अब इसी सोसाइटी का पार्ट है, तो सोसाइटी को लगेगा अरे अपना आदमी है, ये भी बुद्धिज्म में मानता है, हम लोग भी बुद्धिज्म में मानते हैं, तो क्या बात है। तो इट इज मोर अबाउट दैट देन एनी अदर टाइप ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, इंप्रेशन भी है भाई, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा इंप्रेस नहीं होंगे, इंप्रेस भी हुए हैं, लेकिन हाँ इट इज ऑल्सो अबाउट कि जो है उनको जानना है सोसाइटी में, राइट है ना। अगेन कैपिटल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हाँ यहाँ पे सकाला है। चलिए, तो मिनांडर और नागसेना जो है इंपॉर्टेंट है। प्लस मैंने आपको गोल्ड कॉइन के बारे में बताया कि हाँ पहले पंचमार्ट कॉइन होता था, नाउ वी हैव गोल्ड कॉइन, जिसमें राजा का पोर्ट्रेट वगैरह आने लग रहा है। नाउ वन मोर थिंग विच हैपेंड इन दिस टाइम, और जो ग्रीक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो पहले अभी यही कंटिन्यू करते हैं। तो एक और चीज जो इन्होंने शुरू करी, इनके यहां फेमस है एक कॉन्सेप्ट है मिलिट्री गवर्नरशिप। मिलिट्री गवर्नर को बोलते हैं स्ट्रैटेगोस। तो क्या हो रहा है, ये बेसिकली होता क्या है कि मान लो जैसे अगेन मैप पे वापस आते हैं, तो मान लो कि यहां सगाला पे, कैपिटल पे
कैपिटल बैठा हुआ है मिनांडर, अज्यूम कर लेते हैं ऐसा, मिनांडर बैठा हुआ है। अभी मिनांडर चाहता है कि इस इलाके के ऊपर भी उसका राज्य रहे। अब इस इलाके के ऊपर उसे राज्य करने के लिए क्या बिठाना पड़ेगा, इस इलाके का एक डेडिकेटेड गवर्नर बिठाना पड़ेगा। नॉर्मली जो गवर्नर होता है सिविल अथॉरिटी होता है, बट यहां पे इंडो ग्रीक्स में हमें स्पेशली देखने को मिलेगा कि ये गवर्नर एक सिविल अथॉरिटी नहीं है, ये गवर्नर एक मिलिट्री अथॉरिटी है, एक सेनापति है, मिलिट्री गवर्नर है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट ये करता है कि हाँ इसके पास अपनी कुछ सेना वेना होगी और ये इंश्योर करेगा कि ये इलाका कंट्रोल में रहे, ये इंश्योर करेगा कि हाँ अगर इधर से अटैक आ रहा है तो मैं हैंडल कर सकूं। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन तो इसे हैंडल करना ही है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यहां की जो सिक्योरिटी है, यहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये एक मिलिट्री हाथों में है कि हाँ ये जो सल्तनत है, जो एरिया है, ये सेफ रहना चाहिए। तो एक नया कॉन्सेप्ट, अब तक ऐसा नहीं होता था गवर्नर्स में। जैसे हमने मौर्य से बात किया था कि जो है बिंदुसारा के दो बेटों की हम बात कर रहे थे, सुषिम और अशोक। तो बिंदुसारा ने अपने बच्चों को गवर्नर बनाया था। क्या वो मिलिट्री लीडर थे? टेक्निकली नहीं, सेनापति थोड़े थे वो तो राजकुमार थे, तो राजकुमार को बनाया था। तो जनरली सिविलियन अथॉरिटी होती है गवर्नर, बट यहां पर मिलिट्री अथॉरिटी है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप, जो कि कौन लेकर आया, जो कि इंडो ग्रीक्स लेकर आए कि हाँ हमें कैसा बैठाना है गवर्नर, मिलिट्री गवर्नर बैठाना है। क्यों बिठाना चाहेंगे ये लोग? रीजन कि भाई ये लोग एक फॉरेन एरिया में रूल कर रहे हैं, उनको डर है कि हाँ भाई कभी भी यहाँ के लोग विद्रोह कर सकते हैं, कोई पड़ोसी वाला हमला कर सकता है, नीचे सतवाहनाज वगैरह बैठे होंगे अगर, तो हाँ तो वो हमला कर सकते हैं। तो टेंशन है भाई, है ना, टेंशन है, तो सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ऐसे आदमी को बिठाया जो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सके। तो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, मिलिट्री गवर्नरशिप। नाउ प्लस तो मिलिट्री गवर्नरशिप एक कॉन्सेप्ट लेकर आए। दूसरा अपने साथ ही ग्रीक कल्चर भी लेकर आए, क्योंकि दीज आर इंडो ग्रीक्स। तो ग्रीक कल्चर, तो अपनी स्क्रिप्ट लेकर आ गए, ग्रीक स्क्रिप्ट, ग्रीक लैंग्वेज एंड अपनी मूर्ति कला, राइट, स्कल्पचरल आर्ट। तो ग्रीक स्कल्पचरल आर्ट है ना, इसे आप हेलेनिस्टिक आर्ट भी बोलते हैं, है ना। तो हेलेनिस्टिक आर्ट, इसमें आप लिख लो हेलेनिस्टिक, तो हेलेनिस्टिक आर्ट। तो ग्रीक स्कल्पचरल आर्ट, अब ये क्या चीज है भला? तो हेलेनिस्टिक आर्ट अगर देखिए कि इनकी जो मूर्ति कला है, ग्रीक की मूर्ति कला या ग्रीक और रोमन मूर्ति कला जो है, स्कल्पचरल आर्ट जो है, ये बहुत डिफरेंट होती है। दे हैव अ वेरी फाइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि हाउ दे वांट टू पोर्ट्रे द होल स्कल्पचर, दे वांट टू शो द इमोशंस ऑफ द पीपल, दे वांट टू शो कि हाँ इतना रियलिस्टिक होना चाहिए, इट शुड बी टू रियलिस्टिक कि हाँ कपड़े की एक एक सिलवट दिखाई देनी चाहिए, बालों में एक एक लट दिखाई देना चाहिए। जैसे कि अगर ये वाला आप स्कल्पचर नोटिस करेंगे तो इस स्कल्पचर में आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि इसके बालों की लटें भी बनी हुई हैं, राइट। दाढ़ी में जो बाल एक एक कैसा है अलग दिखाई देगा, राइट, है ना। इसके कपड़ों के फोल्ड ऐसे दिखाई देंगे आपको। तो यू रियलाइज कि हेलेनिस्टिक आर्ट में डिटेलिंग बहुत ज्यादा होती है, राइट। कपड़ों के कर्व दिखाई देते हैं, बालों के कर्व दिखाई देते हैं, बालों की लटें दिखाई देती हैं। जो बॉडी होती है, बॉडी बहुत ही चीजल्ड बॉडी होती है, चीजल्ड बॉडी। ये भी कला आ गई इंडिया की तरफ, है ना, इंडिया की तरफ ये भी कला आ गई। ऑफ कोर्स उसी इलाके में आई है, ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में आ गई है, लेकिन हाँ ये भी कला अब इंडिया में आ चुकी है, हेलेनिस्टिक आर्ट आ चुकी है। तो दीज आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडो ग्रीक्स। तो पहली कहानी हम लोगों ने बात करी इंडो ग्रीक्स की, हमने समझा कि हाँ क्या क्या इनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। नाउ तो ये थे पहले। सेकंड नंबर पे कौन आया है? सेकंड नंबर पे आए हैं साकास। तो साकास की एंट्री कराते हैं। तो ग्रीक्स के बाद एंट्री होती है साकास की। साकास, इन्हीं को साइथियंस भी बोलते हैं। तो साइथियंस और साकास टेक्निकली एक ही बात है। तो जब इन्होंने अटैक किया तो इन्होंने पुराना ग्रीक्स का जो भी पावर था, स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उनको निपटा दिया। और इसके बाद इनके आने के बाद इन वेरी शॉर्ट टाइम ग्रीक्स का अब कोई वजूद जो है इंडिया में नहीं रह जाएगा, राइट। इट विल बी ऑल साकास, इट विल बी ऑल साकास नाउ। तो साकास की एंट्री होती है। So now, तो roughly around 100. So roughly around 100 we have a new player coming in, 100 के आसपास, और ये रहेंगे for very very long time. इनफैक्ट आगे भी इनका नाम सुनाई देगा, भले वो प्रोमिनेंट ना रहे, ऐसा नहीं कि हाँ प्रोमिनेंट ही रहेंगे, डोमिनेट करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है रहेंगे।
तो ये बहुत लंबे समय तक इंडिया में प्रिवेल करते हैं, राइट है ना। शुरू में डोमिनेटिंग है लेकिन बाद में प्रिवेल करते हैं। तो ये कौन है, हम बात कर रहे हैं साकास की। साकास बोले तो साइथियंस, सुनाओ। तो साकास इंडिया की तरफ मूव करते हैं, तो साकास। तो अब ये जो इलाका जो भी हम बात कर रहे थे कि इंडो ग्रीक्स के कंट्रोल में है, अब ये जो है एरिया किसके पास आएगा, अब ये साकास के पास आएगा, राइट है ना, साकास। नाउ साकास की जो ट्राइब है वो एक ट्राइब नहीं है, उसमें मल्टीपल ब्रांचेस है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। क्या हमें सारी ब्रांचेस में इंटरेस्ट है, नहीं, हमें ऐसा डिटेल नहीं समझना, बट फिर भी बात करते हैं। तो साकास की एक ब्रांच जो है वो अफगानिस्तान साइड कहीं पे रूल करेगी, राइट है ना। तो एक ब्रांच कौन सी है, अफगानिस्तान साइड रूल कर रही है। एक ब्रांच जो है जिसमें हमें इंटरेस्ट है, जो इंडिया की तरफ आई है, तक्षशिला, सगाला, राइट है ना, सियालकोट, इस वाले पार्ट पे रूल कर रही है। इसी से एक और ब्रांच निकलेगी जो कि मथुरा, राइट है ना, आगे की तरफ बढ़ेगी, पटना की तरफ थोड़ा बढ़ेगी। तो थर्ड ब्रांच जो है वो मथुरा साइड रूल कर रही है। चौथी ब्रांच हमको दिखाई देगी कि हाँ वेस्टर्न इंडिया साइड जो है बढ़ेगी। और इसमें भी एक जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो पांचवी ब्रांच है जिसे कहते हैं वेस्टर्न छत्रप। तो ये 5 ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं, राइट है ना, जो है एक एक करके थोड़ा इनको देखते हैं। अब सबको नहीं देखना, लेकिन आज से इंपॉर्टेंट चीजें हमको देखनी है, इंपॉर्टेंट राजाओं को देखना है। तो नाउ साकास जब एंटर करते हैं, तो साकास जब एंट्री कर रहे हैं तो उसी समय उज्जैन इज द स्पॉट जहां पे इनको एक अच्छा रेजिस्टेंस मिलता है, दिस इज उज्जैन। और ये जो इलाका है, इस इलाके पे राज्य कर रहे हैं, उस समय राजा हुआ करते थे विक्रमादित्य। तो उज्जैन के राजा हैं विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य का राज होता था। तो विक्रमादित्य वॉज वेरी मच सक्सेसफुल अगेंस्ट साकास। तो अराउंड 57-58 बीसी, राइट, 57-58 बीसी विक्रमादित्य साकास को हरा देते हैं। तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो ये जो ईयर है इसी को कहा जाता है साका एरा। तो 58 बीसी जो है, 58 बीसी, तो 58 बीसी इज साका एरा। तो 58 बीसी साका एरा क्यों, क्योंकि विक्रमादित्य यहां पे भारी पड़ गए। तो हम इसको याद रखेंगे, ये हमारे कैलेंडर का हिस्सा है, साका संवत, राइट ना, सॉरी हाँ जो है, सॉरी नॉट साका एरा, विक्रम संवत। विक्रमादित्य ने हराया है, तो दिस इज कॉल्ड एज विक्रम संवत या फिर विक्रमा एरा। तो विक्रम एरा जो है यहां पे मार्क किया जाता है, विक्रम संवत कहते हैं, विक्रम संवत। तो नाउ तो विक्रम संवत बिकॉज विक्रमादित्य यहां पे जीते। तो दिस इवेंट बिकेम सो सक्सेसफुल, सो यू कैन से पॉपुलर, कि जिसके बेसिस पे आज भी कैलेंडर बन रहे हैं, राइट है ना, विक्रम संवत, कि विक्रमादित्य अपने आप में एक टाइटल बन जाता है, राइट है ना। जैसे कि यूरोप में एक टाइटल है सीजर, है ना, जूलियस सीजर आपने पढ़ी होगी शायद। तो सीजर क्या है कि यूरोप का एक फेमस टाइटल है, रोम का एक फेमस टाइटल है, कि वहां के एक राजा सीजर थे, वो बिकेम वेरी वेरी फेमस, और आगे जाके लोग सीजर का टाइटल लेने लग गए। इनफैक्ट यूरोपियन जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की रानी ने भी ये टाइटल लिया था कि हम कैसर हिंद हैं, राइट ना, सीजर, तो सीजर से वर्ड आता कैसर, तो कैसर हिंद, तो कैसर और सीजर एक ही है। वैसे ही इंडिया में जो टाइटल है विक्रमादित्य बन जाएगा एक फेमस टाइटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल। तो विक्रमादित्य, कुछ नहीं तो हमारी हिस्ट्री में 14 ऐसे विक्रमादित्य हैं, और हम लोग बात करेंगे गुप्ता एरा में चंद्रगुप्ता टू। तो चंद्रगुप्ता टू जो है, राइट ना, चंद्रगुप्ता टू जो है वो बेसिकली वो भी अपना ही टाइटल लेते हैं विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य इज अ वेरी वेरी फेमस टाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल, जो कि यही इसी एरा को रेफर कर रहा है। नाउ अब इसमें एक इंपॉर्टेंट राजा हुए वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न क्षत्रप साइड में, जिनका नाम है रुद्रदामन। ना रुद्रदामन फेस इज फेमस बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स। पहली बात तो रुद्रदामन, यहां पे सतवाहनास है, तो रुद्रदामन हैज डिफीटेड सतवाहनास, तो इनको हरा भी दिया है और इनके साथ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप भी है। तो एक तो बड़ी बात यह है ना, इसलिए रुद्रदामन को हम लोग ध्यान रखते हैं। और दूसरा तो रुद्रदामन अगर हम मार्क करें तो 130 to 150 के आसपास है, तो ही इज समवेयर हेयर, तो समवेयर ओवर हेयर वी हैव रुद्रदामन।
रुद्रदामन। तो रुद्रदामन जो जिस ब्रांच को बिलोंग करता है उस ब्रांच को कहते हैं वेस्टर्न क्षत्रप। तो वेस्टर्न क्षत्रप वर्ड वही सत्रापी वर्ड से आ रहा है। ये जो हमने मिलिट्री गवर्नर लिखा था ना स्ट्रैटेगोस, यही सत्रप है। तो वेस्टर्न क्षत्रप, तो वेस्टर्न साइड में कुछ क्या है, सत्रप हैं, तो साकाज हैं, रुद्रदामन। तो रुद्रदामन को हम जो याद रखते हैं, एक तो सतवाहनास को उन्होंने हराया, एक बात, राइट ना। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने एक लेक है जूनागढ़ में, राइट, जूनागढ़ में एक लेक है, उसको कहते हैं सुदर्शना लेक, उसको रिपेयर किया है और वहीं पे एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया है। या इंस्क्रिप्शन लिखवाया है। तो ना, तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। ये हम बात कर रहे हैं कि रुद्रदामन सुदर्शना लेक रिपेयर लिख लेते हैं, प्लस एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो कहा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने रिपेयर कराया है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। एंड इस इंस्क्रिप्शन की खास बात क्या है? इस इंस्क्रिप्शन की खास बात है कि ये बढ़िया संस्कृत में लिखा गया है, एकदम प्योर संस्कृत, चास्ट संस्कृत कहा जाता है, तो एकदम चास्ट संस्कृत में इसको लिखा गया है। ये भी इसकी एक बहुत खास बात है। क्यों ये खास बात है? संस्कृत में लिख दिया तो क्या हो गया भाई, है ना? खास बात है क्या है कि मौर्यन एम्पायर में, मौर्यन एरा में जो बातें हो रही थी, मौर्यन एरा में जब अशोक इंस्क्रिप्शन लिखता था तो वो संस्कृत में नहीं लिखता था, राइट है ना, वो पाली में लिखता था या प्राकृत में लिखता था, टेक्निकली नॉट पाली, प्राकृत में लिखता था, लोकल लोगों की भाषा में लिखता था। लेकिन अब क्या है कि इस दौर में, या फिर आप कहिए इस मर्केंटाइल एरा में, संस्कृत की वापसी हो रही है। वैदिक एरा में संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट थी और अब क्या है कि अब संस्कृत की वापसी हो रही है। तो चास्ट संस्कृत में जो है उसने यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखवाया है, जो कि अगेन इंडिकेटर है कि हाँ संस्कृत अब इंपॉर्टेंट होती जा रही है। प्लस हमने कहा कि भाई एक और बात जो हम कहेंगे कि वर्सेस सतवाहनास, तो सतवाहनास को हराया भी है और सतवाहनास के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप भी है। अपनी बेटी से जो है सतवाहना राजा की शादी करा दी थी, वशिष्ठ पुत्र राजा का नाम है ना। तो यहाँ पे जो राजा है वो है वशिष्ठ पुत्र, तो सतवाहना वशिष्ठ पुत्र, वशिष्ठ पुत्र को इन्होंने हराया भी है और जो है इनको शादी भी कराई है, अपनी बेटी से शादी कराई, 2 बार हराया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, रुद्रदामन इंपॉर्टेंट हो जाता है। रुद्रदामन के आप सिक्के देखेंगे तो उसमें भी आपको क्या दिखाई देगा? पोर्ट्रेट दिखाई देगा। यानी कि किससे कॉपी किया है? ये इंडो ग्रीक से कॉपी किया है। तो सेम सिक्का कॉपी पेस्ट होना ऑलरेडी चालू हो चुका है। या तो साकास, क्या इन्होंने गोल्ड कॉइन छापे हैं? नहीं, इन्होंने ऐसे सिल्वर कॉइन्स छापे हैं। तो दे आर नोन फॉर सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, बट नॉट गोल्ड कॉइन्स। तो नाउ, तो दिस वाज साकास। तो हमने बात करी साकास की कहानी समझी, तो 2 कहानी हमने देखी, एक इंडो ग्रीक्स और दूसरी साकास। अब बात करते हैं पार्थियंस की। पार्थियंस, तो पार्थियंस ना, जो पार्थियंस की एंट्री हुई है, तो पार्थियंस की बहुत क्लियर एंट्री नहीं है। इनफैक्ट वो साकास को जगह जगह रिप्लेस भी करेंगे एंड कई जगह एसिमिलेट भी हो जाएंगे, राइट ना। तो साकास और पार्थियन दोनों मिल जाएंगे और इसीलिए इसको साइथो पार्थियन भी कहा जाता है, राइट ना, साइथो पार्थियन। बट फिर भी हम लोग इसे अलग लिखते हैं, इसे हम लिखेंगे पार्थियंस। तो पार्थियंस हमको दिखाई देंगे सेम लगभग जहां पे साकास आ रहे हैं, और एक छोटा सा दौर है पार्थियंस का, पार्थियंस, या है ना, 0 से जो है ठीक पहले हमें पार्थियंस दिखाई देंगे। तो ना, तो पार्थियंस, तो साकास के बाद पार्थियंस आए हैं, साइकास के बाद पार्थियंस आए हैं, और ये काफी हमें दिखाई देंगे कि साथ में एक साथ रूल कर रहे हैं। तो साइथो पार्थियन भी इनको कहा गया है। तो साका पहलवाज या फिर साइथो पार्थियंस, एक ही बात है। अब इसमें एक ही राजा इंपॉर्टेंट है, विच इज गोंदोफर्नेस। अच्छा, बाय द वे एक और छोटी सी बात कि पार्थियंस जो है ना ओरिजिनली, तो पार्थियन, ये ईरान वाला जो इलाका है इसे पार्थियंस कहा जाता है, मतलब पार्थिया कहा जाता है। और ये पार्थियंस मतलब होता है पर्शियन, राइट ना, कि हाँ ये पर्शियन वाला जो इलाका है यहाँ पे लोग रूल किया करते थे। अब जो है इंडिया की तरफ बढ़ गए हैं, इंडिया की तरफ बढ़ गए हैं लोग। इसमें एक ही राजा काम का है, विच इज गोंदोफर्नेस। तो गोंदोफर्नेस, अब इनके टाइम में क्या हुआ है, इन्हीं के टाइम में सेंट थॉमस आए इंडिया में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने, और फिर जब वो यहाँ पे आते हैं तो साउथ इंडिया में उनको असासिनेट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है।
तो एक ही राजा याद रखने लायक है, विच इज गोंदोफर्नेस। उसके अलावा कोई और बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है? एक छोटी सी बात मैं इनके बारे में और बताना चाहूंगा कि क्योंकि ये ईरान साइड से आ रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो हैविंग सिमिलर ट्रेडिशंस जैसे कि हमारे आर्यंस में था। तो ये लोग भी अग्नि की पूजा करते हैं। तो पार्थियंस आर नोन फॉर फायर वर्शिप। तो फायर वर्शिप, तो ये हम लिखना चाहेंगे इसमें। तो एक तो गोंदोफर्नेस और इन्हीं के टाइम में सैंट थॉमस, प्लस फायर वर्शिप हम लिखना चाहेंगे कि हां अग्नि की पूजा करते हैं। और इन्हीं के टाइम में अग्नि के मंदिर वगैरह भी बनेंगे, है ना। तो तक्षशिला वाले इलाके में अग्नि का मंदिर बनेगा, वो भी पार्थियन से ही कनेक्टेड है, क्योंकि ये लोग अग्नि की पूजा करते हैं, मंदिर वगैरह बनाते हैं। तो अग्नि का जो है एक मंदिर बनाएंगे, फायर 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 वर्शिप। प्लस बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करेंगे। हाँ, तो ये बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करेंगे, बुद्धिज्म। तो दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू पार्थियंस। नाउ तो पार्थियंस हमने बात करी, पार्थियंस की बात करी। अब आखिरी जो मेन इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो है कुशांस का, है ना, कुशांस। तो आइए बात करते हैं कुशांस की। आखिरी जो ट्राइब आ रही है, दिस इज कुशांस। नाउ कुशांस जो आ रहे हैं, कुशांस की जो एंट्री है, इट इज समवेयर क्लोज टू 0 and they will be there till 225। तो 0 या 15 लिख सकते हो इसे, और ये 225 CE है। या 225 CE हम बात कर रहे हैं कुशांस की। कुशांस ये अब तक की सबसे बड़ी अंपायर है, राइट। सबसे ज्यादा बड़ी अंपायर है, सबसे ज्यादा बड़ी अंपायर है। तो आप देखेंगे कि हाँ, ये जो अंपायर है ये इंडिया में भी डीप पेनिट्रेट कर रही है, पटना तक जा रही है, प्लस सेंट्रल एशिया साइड भी फैली हुई है। तो बड़ी अंपायर है, बड़ी अंपायर है। इसने बाकी सबको या तो सबड्यू कर दिया या रिप्लेस कर दिया। यस, साकास रह जाएंगे, राइट, है ना। ऐसा नहीं कि साकास खत्म हो जाएंगे, लेकिन इन्हीं के नीचे जनरल बन जाएंगे, गवर्नर बन जाएंगे कि साहब हमको भी नौकरी पे रख लो, राइट ना। तो हाँ, तो कुशांस जो हैं वो कहीं ना कहीं साकास को दबा देंगे। साकास अभी भी है, लेकिन वो उन्हीं के नीचे क्या बन जाएंगे, गवर्नर बन जाएंगे, मिलिट्री गवर्नर बन जाएंगे। तो साकास अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, बट डोमिनेंट नहीं है, राइट है ना, इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। तो फिलहाल तो कुशांस की एंट्री जो है यहां पर हो गई है। तो ना कुशांस धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि हाँ, बड़ी अंपायर है, तो सबसे पहले बाक्ट्रिया इनके कंट्रोल में आ गया, काबुल, ये अफगानिस्तान, गांधार वाला इलाका, राइट। तो धीरे धीरे ये पेनिट्रेट करते चले गए, गंगा बेसिन तक चले आए हैं। तो ऑक्सस से लेके गंगा तक, खुरासन से लेके पाटलिपुत्र तक, तो ये पूरा इलाका कुशान अंपायर है, एक बड़ी अंपायर है। और ये इंडिया में ही नहीं है, सेंट्रल एशिया में भी है। ये फरगाना, सेंट्रल एशिया वाला बाक्ट्रिया वगैरह पूरा जो है इनके कंट्रोल में है, एक बड़ा इलाका इनके कंट्रोल में है, राइट। सो नाउ सो दिस कैन बी टर्म्ड एज अ प्रॉपर बिग सेंट्रल एशियन अंपायर। इसको एक क्लासिकल अंपायर ही माना गया है, बड़ी अंपायर माना गया है। यस, ये काफी बड़ी अंपायर। अब इसमें राजाओं की बात करें तो इसमें 2 फेज हमको दिखाई देते हैं। एज पर RS शर्मा एक पहला फेज है जिसमें कड़फिसेस राजा है। तो पहला फेज कड़फिसेस का है, कड़फिसेस, है ना। तो हाँ, तो ये छोटा सा फेज 28 साल का फेज है जिसमें कड़फिसेस हमको रूल करते हुए दिखाई देंगे। ऑलमोस्ट टिल 50 वी हैव कड़फिसेस। अब कड़फिसेस को आप नोटिस करोगे तो कड़फिसेस में पहले जो राजा है कड़फिसेस 1, ये कॉपर कॉइन छाप रहे हैं, राइट, वैसा ही जैसे रोमन कॉइन था। और दूसरे जो कड़फिसेस 2 हैं, इसी टाइम में गोल्ड कॉइन छपना चालू हो चुका है, एक्सपेंशन वगैरह चालू हो चुका है। तो यहां पे मैं आपको क्या नोटिस करना जो है मैं चाहूंगा कि आप नोटिस करें इज कि गोल्ड कॉइन एक्चुअली कड़फिसेस 2 के टाइम में ही आ चुका है। तो कड़फिसेस के राज्य में ही गोल्ड कॉइन आ चुका है। यस, कमिंग बैक तो कुशांस, तो हम कह रहे हैं कि हाँ, जो इनिशियल दौर है, इनिशियल छोटा सा दौर, ये कड़फिसेस का दौर है। और इसी में गोल्ड कॉइन छापा जा चुका है, गोल्ड कॉइन्स। और जो है अंदर इंडस की तरफ जो है, इंडस से इंडिया की तरफ अब जो है एक्सपेंशन ऑलरेडी चालू हो चुका है। या नाउ गोइंग अहेड
अब कन्फ्यूशियस के बाद जो डायनेस्टी चालू होती है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, वो है कनिष्का की डायनेस्टी। तो यहां पे एंट्री होती है कनिष्क की। तो कनिष्क जो है सबसे बड़ा नाम जो कुषाण का है वो है कनिष्क। कनिष्क प्रॉपर एक्सपैंड करेगा। अब कनिष्क इंडिया में पेनिट्रेट करेगा, प्रॉपर एक्सपैंड करेगा। अब आप देखेंगे कि हाँ, वो सिंध वाला इलाका, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, बनारस, ये पूरा इलाका पटना तक पहुंच चुका है। वो पटना तक पहुंच चुका है। तो अभी प्रॉपर जो पेनिट्रेशन हो रहा है ये पटना तक चला आया है। ये कौन है? ये है कनिष्का। नाउ तो कनिष्क जब राजा बनता है तो कनिष्क राजा बनता है रफली अराउंड 78 एडी। तो समवेयर ओवर हियर। एडी या सीई। तो ये वो पॉइंट है जहां पे कनिष्क राजा बना है, राइट ना? दिस पॉइंट इज कनिष्का। एंड कनिष्क जहां पे राजा बना है वहां से एक नया कैलेंडर चालू होता है जिसे कहते हैं साका संवत या साका एरा। अब सवाल ये उठता है कि इसको साका एरा क्यों कहा गया है? अब इसके पीछे मल्टीपल कारण हो सकते हैं। पहला कि साकास को हरा दिया उसने, तो यहां से साका एरा कह दिया गया हो। दूसरा, जिन्होंने कैलेंडर बनाया उनको डिफरेंस समझ में नहीं आया कि हाँ ये साका है कि नहीं है। उसने देखा कि हाँ शायद साका जीत गए, पॉपुलर हो गए, तो ठीक है साका एरा कर दिया। एग्जैक्टली क्यों कहते हैं साका एरा ये कहना बहुत मुश्किल है। मल्टीपल ऐसे पर्सपेक्टिव्स हैं हमारे कि इसलिए शायद कहते होंगे, बट हाँ साका एरा कहा जाता है, साका एरा कहा जाता है। इसने गोल्ड कॉइन छापे हैं, इसने बहुत सारे गोल्ड कॉइन छापे। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि कनिष्का ने भी गोल्ड कॉइन्स छापे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कनिष्का इज नोन फॉर एक्सपेंशन। अभी हमने बात करी कि इंडिया में एक्सपैंड कर गया है, या जिसमें उसके पास दो कैपिटल है। एक कैपिटल है पेशावर, और एक कैपिटल है मथुरा। तो पेशावर और मथुरा यहां पर दो कैपिटल्स हमको दिखाई दे रही। अब सवाल उठता है कि सर दो कैपिटल हैं, है ना, राजा एक है, कहां बैठता था? कनिष्का। तो कनिष्का मोस्ट प्रॉब्ली पेशावर में बैठता था, राइट। लेकिन यहां पर एक और बात हमें समझनी पड़ेगी कि यहां पर इन राज्यों में, स्पेशली साकाज में भी एक और कॉन्सेप्ट है विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट रूल, राइट ना, या कंज्वाइंट रूल। तो यहां पे को रूलर या ज्वाइंट रूलर हमको दिखाई देंगे कि हाँ यहां पर एक और कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है जो साकाज में भी है, जो कुशांस में भी है, इज ज्वाइंट रूल, कि दो रूलर एग्जिस्ट करते हैं। तो कनिष्क के साथ एक और राजा था जो है थोड़ा स्टेटस में कम रहा होगा, राइट ना, जो कि शायद उसका कजिन है, राइट ना। तो कजिन है एक उसका, तो कजिन के साथ वो बेसिकली यहां पे रूल करता है। तो उसकी दो कैपिटल हैं, एक है पेशावर, एक है मथुरा। तो उसने एक्सपैंड कर दिया। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है कि उसने एक्सपैंड कर दिया। तो नाउ तो 78 के आसपास जो है ये आया है और उसने एक्सपैंड किया है। नाउ इसे सेकंड अशोक कहा जाता है, दोबारा अशोक की एंट्री हो रही है, राइट ना। दूसरा अशोक है ये, क्यों? क्योंकि ही इज ऑल्सो समबडी जिसने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया है। तो हम लोग अशोक की बात कर रहे थे कि जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो अशोका ने कराई है। तो जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल है कश्मीर में, वो किसने कराई है? वो इन्होंने कराई है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, तो ही इज ऑल्सो नोन फॉर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कश्मीर में जो हुई है वो भी इन्होंने करी है। और यहां से एक नया जो है यू कैन से रूप निकल कर आ रहा है। जब हम लोग बुद्धिज्म में भी बात कर रहे थे कि अब जो बुद्धिज्म पॉपुलर होके दिख रहा है वो है महायान बुद्धिज्म। तो दिस इज द एरा ऑफ महायान बुद्धिज्म। तो महायान बुद्धिज्म आ जाएगा, महायान बुद्धिज्म आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा वापस याद करते हैं। तो बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म यहां पर अब हमें दो रूप में दिखाई देगा। एक ओरिजिनल बुद्धिज्म है और एक महायान बुद्धिज्म है। पहले ओरिजिनल की बात करते हैं, महायान बुद्धिज्म। ओरिजिनल बुद्धिज्म जो है उसको कहा जाएगा हीनयान बुद्धिज्म। अब इसको मैं ओरिजिनल क्यों कह रहा हूं? ओरिजिनल बोले तो कि हां ऐसा बुद्धिज्म जिसे माना गया है कि बुद्धा इज अ गुरु, बुद्धा ह्यूमन है और गुरु है, उनकी फिलॉसफी है, उसको फॉलो करना है और उस फिलॉसफी को फॉलो करके हमें मिल जाएगा निर्वाणा।
या है ना कि इस फिलॉसफी पे चलेंगे तो हमको निर्वाणा मिल जाएगा। हाँ ठीक है, तो बुद्धिज्म इनिशियली यही था, हम लोगों ने फिलॉसफी पढ़ी थी, है ना। महायान बुद्धिज्म क्या मानता है? महायान बुद्धिज्म मानता है कि बुद्धा इज अ गॉड। बुद्धा के साथ उनके जैसे और भी लोग हैं, बोधिसत्वास हैं, बोधिसत्व हैं, ऐसे ऐसे अवतार, ऐसे देवता जिसमें बुद्धा का सत्व है, बुद्धा जैसे ही हैं ये लोग भी। तो बुद्धा है, बोधिसत्वास हैं, तो बहुत सारे बोधिसत्वास का नाम है, जैसे कि जो है आपके मंजूश्री, अवलुप्तेश्वर, पद्मपाणि, रटन, वज्रपाणि, तो ऐसे बहुत सारे जो है आपके बोधिसत्वास हैं। तो अब ये जैसे आपको हिंदू धर्म में दिखाई देता है कि बहुत सारे देवता हैं, उनके अवतार हैं, वैसा ही आपको यहां भी दिखाई देगा कि हाँ बुद्धा हैं और उनके बहुत सारे सिमिलर इनकारनेशंस हैं, या उनके जैसे जो है और भी देवता हैं, बोधिसत्वास। यहां पे अगर आपको जो है साल्वेशन चाहिए तो साल्वेशन बाय ग्रेस है कि हाँ बुद्धा के आशीर्वाद से भी मिल सकता है। अगर आप बुद्धा की पूजा करेंगे तो साल्वेशन बाय ग्रेस, कि अगर बुद्धा ने आशीर्वाद दे दिया तो सारे लोगों को, हम सारे लोगों को एक साथ जो है बुद्धा जो है साल्वेशन मिल जाएगा। क्या इंडिविजुअली हम सब लोगों को फिलॉसफी फॉलो करने की जरूरत है? नहीं। तो दिस इज साल्वेशन बाय ग्रेस, कि सारे लोगों को एक साथ जो है आशीर्वाद देके साल्वेशन मिल सकता है। क्या ये आसान है, इजियर टू फॉलो है? यस, दिस इज मच इजियर टू फॉलो। यहां पे बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, लेकिन हाँ दिस इज मच इजियर टू फॉलो। तो वो ये दौर है जहां पे अब महायान बुद्धिज्म पॉपुलर हो रहा है। दूसरा जो बुद्धिज्म बच गया उसको नाम दे दिया जाएगा हीनयान बुद्धिज्म को। तो महायान बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म, तो महायान बुद्धिज्म पॉपुलर हो गया। महायान बुद्धिज्म को यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तो इस काउंसिल में जो हमारी जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, सुत्त पिटाका, विनय पिटाका, विदम्भ पिटाका, उसके ऊपर संस्कृत में जो है लिखा जाएगा, कमेंट्री लिखी जाएगी कि क्या कहना चाहते हैं, क्या इसमें फिलॉसफी है, एटसेट्रा, ये सारी बातें यहाँ पर होंगी। तो बुद्धिज्म को एक बड़ा सपोर्ट मिल रहा है बिकॉज ऑफ कनिष्का। ना अब एक और बात कि जब बुद्धा और बोधिसत्वास ये सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं तो देन अब इनकी क्या बनेंगी? अब इनकी स्टैच्यूज बनेंगे, एंड दिस विल गिव बूस्ट टू स्कल्पचरल आर्ट। मूर्ति कला को बूस्ट मिलेगा, स्कल्पचरल आर्ट को बूस्ट मिलेगा। अब स्कल्पचरल आर्ट को बूस्ट मिलेगा तो बहुत सारी मूर्तियों की डिमांड होगी। कोई कहेगा कि हमको वज्रपाणि चाहिए, कोई कहेगा हमको पद्मपाणि चाहिए, हम घर में लगाएंगे, हमें बुद्धा की मूर्ति चाहिए। तो यहाँ पे स्टैच्यूज बनने लगेंगी बहुत सारी। तो धीरे धीरे हम देखेंगे, है ना, बिकॉज ऑफ कनिष्का, कि कनिष्का के बाद मूर्ति बहुत डेवलप हो रही है, एंड ग्रेजुअली विल फाइंड कि इस इलाके की जो मूर्ति है ना, एक अलग तरह की मूर्ति यहाँ पे दिखाई देगी। दिस इज गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। गांधारा स्कूल एक अलग कॉन्सेप्ट, एक अलग स्टाइल की मूर्ति। सिमिलरली दूसरा मथुरा में एक अलग मूर्ति दिखाई देगी, एक अलग स्टाइल दिखाई देगा। तो दो प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट डेवलप होंगे। एक गांधारा में एक अलग तरह की मूर्तियां दिखाई देंगी और एक मथुरा में हमको अलग तरीके की मूर्ति दिखाई देगी। एट द सेम पॉइंट वी हैव अनदर स्कूल डेवलपिंग विच इज अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। अमरावती। नाउ दिस इज कनेक्टेड टू सतवाहनास, नॉट कनेक्टेड टू जो है कनिष्का। राइट। हाँ, तो ऊपर हमको ये दो स्कूल दिखाई दे रहे हैं, हमको ये गांधारा स्कूल और मथुरा स्कूल दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किससे? कनिष्का के इस बूस्ट से, कनिष्का के इस पैटर्नेस से, कि उसने जब महायान बुद्धिज्म को सपोर्ट किया तो सोसाइटी में ये सारी डिमांड होने लगी। सोसाइटी जब डिमांड करने लगी कि मूर्ति बनाओ, तो यहाँ पे अलग तरह की मूर्ति बनने लगी, वहां पे अलग तरह की मूर्ति बनने लगी। राइट है ना। अब इसमें एक और बात देखते हैं कि जो गांधारा स्कूल है, इसी इलाके में इंडो ग्रीक्स रूल कर रहे थे। तो ये जो मूर्ति होगी ये हेलेनिस्टिक जैसी बनेगी, जो हेलेनिस्टिक आर्ट आ गई थी। ये जो मथुरा स्कूल है ये इंडियन है, इंडिजिनस है, इसमें कोई फॉरेन एलिमेंट हमको नहीं दिखाई देगा। तो दोनों ही स्कूल्स में अलग अलग तरह की मूर्तियां बनेंगी, ये भी हम देखेंगे भी। तो ये दो स्कूल ऑफ आर्ट या स्कल्पचरल आर्ट डेवलप होगा, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। राइट ना कि हाँ गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और महायान बुद्धिज्म जब राइज करेगा तो नीचे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, वो सतवाहनास का है। तो नई नई स्कल्पचरल आर्ट भी इसके साथ साथ डेवलप हो रही हैं। राइट ना, ऐसा हमको यहां पर देखने को मिलेगा। या नाउ यहां पे हमें ये भी दिखाई देगा कि कुशान्स आर नॉट ओनली इन बुद्धिज्म, बट कोई भगवान शिव की पूजा कर रहा है। जैसे कनिष्का पहले भगवान शिव की पूजा करते थे, राइट, कोई विष्णु भगवान की पूजा कर रहा है, तो हम ऐसे भी नाम सुनाई देंगे जैसे वासुदेव, है ना। तो यानी कि भगवान विष्णु की पूजा भी हो रही है। तो इट इज नॉट ओनली बुद्धिज्म बट इट इज ऑल्सो हिंदुज्म।
अब ये जो मूर्ति है ये कनिष्क की मूर्ति है, राइट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ऐसे लाल रंग की मूर्ति, राइट, रेड सैंडस्टोन वगैरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हाँ इनका जो ओवरऑल पहनावा है ना, एक और चीज नोटिस करो कि हाँ ये ट्यूनिक पहने हुए हैं, बूट्स पहने हुए हैं, है ना, सोर्ड कैरी कर रहा है, ऐसा लॉन्ग कोट है इसका ट्यूनिक जैसा, तलवार वगैरह भी बढ़िया लगा रखी है। इसमें नीचे लिखा है कनिष्क का, तो अब सर नहीं है, सर लोग तोड़ देते हैं, लेकिन हाँ जो है ये कनिष्क की मूर्ति है मथुरा स्कूल की। प्लस हमको दिखाई दे रहा है कि हाँ ये कनिष्क का सिक्का है, तो ऊपर ऐसा कोई टोपी भी पहनते थे, हैट वगैरह भी पहनते थे, तो हैट्स भी है। तो कुछ नया कल्चर ये लोग भी लेकर आए हैं, कुछ नई चीजें यहाँ से और डेवलप हो रही हैं। चलिए, तो हमने कुषाण जो है कुषाण्स की बात करी कि दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कुषाण्स। नाउ एक लास्ट छोटा सा डिस्कशन है अबाउट ससानियंस। ना इंडो ससानियंस, तो आफ्टर कुशानास एक और छोटा सा राज्य इन द सेंस इंडिया में छोटा सा, अदरवाइज तो बड़ा राज्य है, तो ससानेट्स इंडिया साइड में रूल करते हैं। तो थोड़ा सा इनका रीच जो है सिंध साइड में, इंडिया साइड में है, तो इनको इंडो ससानियंस कहते हैं। इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, खाली क्यों इसका जिक्र जो है आर एस शर्मा वगैरह में है, राइट, वो समझते हैं। तो इंडियन ससानियंस जो हैं, इंडो ससानियंस, इनकी खास बात ये है कि ये वो हैं जिन्होंने पहली बार हमें हिंदू कहा है, या और यहां पर वो इसलिए नहीं कह रहे हिंदू क्योंकि हमारा धर्म हिंदू है या हिंदू धर्म को रेफर कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जो इंडस पे जो जनता रह रही है, इंडस रिवर पे जो जनता रह रही है, तो इंडस इज सिंधु, तो सिंधु से वर्ड आ रहा है हिंदू। तो ये ज्योग्राफिकल टर्म है, ये रिलीजियस टर्म यहां पर नहीं है। तो अपने इंस्क्रिप्शन में इन्होंने हिंदुस्तान कहा है, राइट, इन्होंने टर्म यूज किया है हिंदुस्तान, तो ये ससानियंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो यही एक छोटी सी बात ससानियंस के साथ यहाँ पर जो है जुड़ी हुई है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ससानियंस। तो चलिए, तो ससानियन हम टाइमलाइन पर नहीं डाल रहे, इतनी ही बात हमको कहनी थी। तो एक बार वापस टाइमलाइन को रिव्यू करते हैं। तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि भाई जब जो है हमारे जो इंडियन रूलर्स हैं, they were not strong enough, they were not able to support नॉर्थवेस्ट और डिफेंड नॉर्थवेस्ट, और ऐसे मौके पे हमारे यहाँ बहुत सारा इन्वेजन हुआ है। पहला इन्वेजन हुआ है बाक्ट्रियंस का, इंडो ग्रीक्स का, जो कि मिलिट्री गवर्नरशिप लेकर आ गए हैं, जो कि ग्रीक कल्चर लेकर आ गए हैं, मूर्ति कला लेकर आ गए हैं। जहाँ पे हमने बात करी मिनांडर और डिमित्रियस की, मिनांडर के मिलिंद पन्नों की, ये लोग एक नया कॉइनेज सिस्टम लेकर आ गए। तो हम बात कर रहे थे फिर साकास की, हमने साकास की बात करी कि हाँ साकास में हमने रुद्रदामन का डिस्कशन किया। तो साकास में हमने कहा कि विक्रमादित्य से हार गए थे, तो एक विक्रम एरा हमने इसमें ऐड किया, राइट है ना। प्लस साकास का और भी कंट्रीब्यूशन ट्रेड वगैरह में है, बट नॉट राइट नाउ। सिमिलरली पार्थियंस की हमने बात करी, गोंदो फर्नेस हैं, आग की पूजा कर रहे हैं, अग्नि वर्शिप कर रहे हैं, फायर वर्शिप, बुद्धिज्म जो है को भी सपोर्ट किया है। और उसके बाद हम बात कर रहे थे कुशांस की, कि कुशांस में गोल्ड कॉइन्स के लिए कुशांस जाने जाते हैं, कि गोल्ड कॉइन एट स्केल फॉर इकोनॉमी पर्पस इन्होंने इशू किया था, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है कनिष्का का। उसने एक्सपैंड भी किया है, 2 कैपिटल है उसकी, प्लस बुद्धिस्ट काउंसिल उसने कराई है, महायान बुद्धिज्म को एकदम से सपोर्ट मिल गया है, प्लस जो है गांधारा, मथुरा, अमरावती, ये सब भी इन्हीं के टाइम में आ गया है, राइट है ना। चलिए, तो ये पूरा हमने समझा, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट था ये पूरी हमने अब तक बात करी। नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, हालांकि मैंने बहुत सारी बातें ऑलरेडी कह दी हैं, बट फिर भी एक बार हम क्विकली देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या है ना, क्या क्या चीजें हम लोगों ने इनसे सीखी। नाउ अब मैं आपको एक डिस्कशन याद दिलाता हूं, एक डिस्कशन हम लोगों ने किया था अशोका के टाइम में, और अशोका के टाइम में हम बात कर रहे थे कि बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्न एम्पायर देयर वॉज स्प्रेड ऑफ मटीरियल कल्चर। ऐसा हम लोगों ने पीछे डिस्कशन किया था, राइट। उम्मीद है कि पिछले वीडियोस आपने देखे हैं, नहीं देखे तो बाद में देख लीजिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि हाँ इधर से जो एंट्री हो रही है, इधर से देयर इज सम न्यू एलिमेंट्स कमिंग इन, राइट है ना, सम न्यू एलिमेंट्स, और यू कैन से कल्चरल एनरिचमेंट, राइट है ना, कल्चरल एस्पेक्ट्स में बात कर सकते हैं, राइट। ऐसे इधर बनाते हैं तो कल्चरल साइड बात कर सकते हैं कि कल्चरल एनरिचमेंट हुआ है, राइट। पॉलिटिकल साइड बात कर सकते हैं कि पॉलिटिकल एनरिचमेंट भी हुआ है, पॉलिटिकल एनरिचमेंट, या है ना। तो कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, ये सब थोड़ा एंगल से देखते हैं। तो नाउ तो हम बात करने जा रहे हैं कि हाँ इंपैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स। नाउ तो अब डेफिनेटली ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, स्पेशली इंडो ग्रीक्स जो हैं, इंडो ग्रीक्स में डेफिनेटली कल्चर जो कंपोनेंट है उनका बहुत स्ट्रांग है।
बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया सिक्का का बनाते थे, तो डेफिनेटली कुछ एडिशन हुआ है, एडिशन हुआ है। तो एक जो आइडिया जो है आया है इज बंट ब्रिक। ना बंट ब्रिक पहले भी आ चुका था, मॉडर्न पीरियड में भी आ चुका था, राइट ना। तो हाँ, तो ठीक है कि हाँ बंट ब्रिक जो है आपके टिम्बर एंड ऑल, ये सब हम पहले भी यूज कर रहे थे। तो ये लिखना चाहें तो लिखिए, वरना ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है, राइट ना। लिखने को लिख लेते हैं कि हाँ भाई बंट ब्रिक्स। एक हमें दिखाई देगा कि बंट ब्रिक का यूजेज अर्बन सेंटर्स, शहर वगैरह, ये जो है यूज होने लग रहे हैं, यस। दूसरा पॉटरी हमको दिखाई देगी, पॉटरी, और वो भी कैसी पॉटरी, रेडवेयर। रेडवेयर हमें जो है काफी सारा इन एरियाज में दिखाई देगा, राइट। तो दूसरी जो चीज हमें यहां पे दिखाई दे रही है इज दी पॉटरी। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी जो है यहाँ की वो है रेडवेयर। तो इस इलाके में रेडवेयर दिखाई देगा, एकदम प्लेन चिकना सा कर देंगे, बढ़िया रेड, मीडियम, कभी बहुत फाइन फैब्रिक भी हो सकता है, थोड़ा मोटा फैब्रिक भी हो सकता है। तो इस तरह की जो है पेंट पॉटरी है, उसमें कुछ कुछ जो है आपके डिजाइन बना देंगे कि हो सकता है उसमें टोटी निकाल दें, कुछ स्पाउटेड, राइट, ऐसा करके कुछ स्प्रिंकलर्स वगैरह लगा दें, तो ऐसा भी कुछ कुछ इसमें पॉसिबल है। तो ये आपको सेंट्रल एशिया में भी दिखाई देगा, इस इलाके में दिखाई देगा। तो एक रेडवेयर का डेफिनेटली इसमें एडिशन है। नाउ अनदर एडिशन जो हम पीछे बात कर रहे थे इस कि हाँ अपने साथ वो कुछ स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस भी लेकर आए हैं। तो हाँ, तो जो है ये ग्रीक स्क्रिप्ट वगैरह लेकर आ गए हैं, यस। तो हाँ, तो एक डेफिनेट एडिशन क्या है कि ग्रीक लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट प्लस इस इलाके में हमने बात करी थी अशोका के टाइम में भी खरोष्टी थी, तो खरोष्टी को और सपोर्ट मिल जाएगा, खरोष्टी को और सपोर्ट मिल जाएगा। एक और बात इसमें लिख सकते हैं कि हाँ, कुषाण ने जब महायान को सपोर्ट किया तो उसकी वजह से संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट होने लगी, क्योंकि महायान बुद्धिज्म की भाषा है संस्कृत। तो संस्कृत का एनरिचमेंट हो गया, संस्कृत को एकदम से बूस्ट मिल गया। यही कारण है कि रुद्रदामन ने संस्कृत में लिखा था, राइट है ना। तो संस्कृत, तो या प्लस मिलिट्री साइड इन्होंने कुछ कुछ चीजें ऐड करी हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाई दे वर सो सक्सेसफुल। तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी ये लेकर आए हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू घुड़सवारी, कैवलरी। तो कैवलरी में जो है इन्होंने काफी एनरिचमेंट किया है, राइट ना। कि जैसे कि अब जो है इनके जो घोड़े हैं उसमें ये बढ़िया उसकी लगाम वगैरह, सैडल्स वगैरह, बैठने का बड़ा कंफर्टेबल इंतजाम है, बेटर इंतजाम है, राइट ना। उसमें जो है स्टिरअप वगैरह जो पैर वैर में पहनते हैं वो भी इनका बेटर है। तो टो स्टिरअप भी इनके पास है ना, उसको एकदम घोड़े पे एकदम आप एक कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो इसीलिए ये लोग लंबा भाला इस्तेमाल करते हैं, राइट ना। कि हाँ, घोड़े से तेजी से आएंगे और एकदम से भोग के निकल जाएंगे, है ना। तो ऐसा करके इस्तेमाल करते हैं। तो स्पीयर और लांसेस का इस्तेमाल करेंगे, स्पीयर भाले वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, लंबे लंबे लांसेस का इस्तेमाल करेंगे, या है ना। प्लस क्लोथिंग स्टाइल की हम बात कर रहे थे कि हाँ टर्बन, ट्यूनिक, ट्राउजर्स, राइट, ये सारी चीजें। तो क्लोथिंग की हम बात कर रहे थे, तो पगड़ी वगैरह, टर्बन हो गया, टर्बन, ट्यूनिक, पैंट पहनने लगेंगे, ट्राउजर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह के कपड़े वगैरह, बूट्स की हम लोग बात कर रहे थे, ये सब जो है आपकी मिलिट्री साइड भी हेल्प करेगा, ये मिलिट्री साइड भी हेल्प करेगा, बढ़िया आर्मर वगैरह बनाने लग जाएंगे, है ना। तो हाँ, तो मिलिट्री साइड भी ये सारी चीजें हमको इनको मदद करने लगेंगी, है ना। तो इस इलाके में आप देखेंगे कि अभी भी पंजाब इलाके में शेरवानी वगैरह पहनी जाती है। प्लस अगेन मिलिट्री साइड, कैप, हेलमेट, बूट्स, ये सारी चीजें लेकर आ गए। तो अच्छा खासा एरिया एक्सपैंड किया है ना। तो इधर मिलिट्री साइड आपकी कैप, हेलमेट, बूट्स, आर्मर, ये सारी चीजें ऐड कर दी हैं इन्होंने, ये सारी भी चीजें इन्होंने यहाँ पे डेफिनेटली ऐड कर दी है। तो इसीलिए इतना सक्सेसफुल है, बढ़िया सक्सेसफुल है। नाउ अनदर थिंग व्हिच दे ब्रॉट वाज ट्रेड, राइट है ना। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ट्रेड। तो इकोनॉमी की भी इसके साथ ही बात करते हैं। तो एक और एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इज ट्रेड। नाउ बिफोर आई गो हेड, यहीं पे कुछ बातें याद दिला दूं पॉलिटिकल में। क्या हम लोग इसमें मिलिट्री गवर्नरशिप भी लिख सकते हैं? अभी पढ़ा था हम लोगों ने मिलिट्री गवर्नरशिप, ये तो पढ़ा हुआ है ना। या प्लस क्या हम लोग जो है हेलेनिस्टिक आर्ट लिख सकते हैं, स्कल्पचरल आर्ट, या पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ या ना। या स्कल्पचरल आर्ट, तो हेलेनिस्टिक आर्ट भी हम इसमें लिख सकते हैं। और भी कुछ बातें लिखनी है, चलिए ठीक है, राइट है ना। तो हाँ, तो मिलिट्री गवर्नरशिप, ये सारी बातें। अरे कॉइनेज भी तो है यहाँ पे, राइट है ना। कॉइनेज, रोमन कॉइन वगैरह, पोर्ट्रेट वगैरह उसमें छप रहा है,
तो वहाँ एक नया तरीके का कॉइनेज भी आ गया है। कौन लेकर आया? रोमन से कराए हैं। कॉइनेज में सोना वगैरह लिख लीजिए कि गोल्ड कॉइन वगैरह शुरू हो गया। तो नाउ अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रेड। ट्रेड अगर समझे तो इकोनॉमी में देखो दो चीजें होती हैं, ये हमने कई बार बोला है। इकोनॉमी इज अबाउट टू थिंग्स, एक एग्रीकल्चर, दूसरा ट्रेड। नाउ ट्रेड की बात करते हैं पहले। वाई ट्रेड की बात क्यों कर रहे हैं पहले? क्योंकि यह है मर्केंटाइल एरा, है ना। अब बात करते हैं वाई मर्केंटाइल। तो समझो कि ये जो एरा है ना, दिस इज द एरा ऑफ ट्रेड। ट्रेड खूब बढ़िया हुआ है, भयंकर ट्रेड हुआ है भाई, ये वो दौर है। कैसे हो रहा है ट्रेड यहां पर? तो समझो कि हां इंडिया है एक तरफ, और दूसरी तरफ यूरोप में ग्रो कर रही है रोमन अंपायर। रोमन अंपायर एक बड़ी अंपायर क्रिएट हो गई है यूरोप में। अब जब रोमन अंपायर बड़ी अंपायर क्रिएट हो गई तो इसके पास बहुत सारा पैसा भी है। जब बहुत सारा पैसा होता है तो आपकी डिमांड होती है कि अब हम सस्ता कपड़ा नहीं खरीदेंगे, अब हम मॉल में जाके कपड़ा खरीदेंगे, अब हम अरमानी पहनेंगे, वर्साचे पहनेंगे, राइट, लुई विटॉन का बैग लेंगे, है ना। दुनिया भर के शौक होते हैं। तो वैसे ही रोमन अंपायर के भी बहुत सारे शौक हैं, जिसमें से एक शौक है कि हाँ इनको चाहिए सिल्क। सिल्क कहां मिल रहा है? चाइना ने तब तक सिल्क फिगर आउट कर दिया है, अब इनको चाहिए सिल्की कपड़ा, है ना। कहें सिल्क लेकर आओ भाई, सिल्क। तो ये वो दौर है जब जो है चाइना से ट्रेड हो रहा है रोमन अंपायर में सिल्क। और जब सिल्क ट्रेड हो रहा है तो सिल्क रूट क्रिएट हो रहे हैं, तो दिस इज सिल्क रूट। तो ये सिल्क, चाइना से सिल्क निकल रहा है ना, और ये सेंट्रल एशिया होता हुआ पहुंच रहा है कहां? जा रहा है आपका ईरान साइड में। किस साइड में? जो रोम साइड में। तो रोम साइड में जो है ये ट्रेड चल रहा है ना। इसी चीज का फायदा हम लोग कैसे उठाएंगे कि जब हमारे साकाज होंगे यहाँ पे, तो साकाज सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड होंगे, राइट। आपके कुशान सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड होंगे। तो कहीं ना कहीं हम स्पेशली कुशान्स क्या कर पाएंगे? पहली बात तो कुशान्स जब यहाँ पे राज्य कर रहे हैं तो बीच में से यहाँ पे लिया करेंगे टोल, पहली बात, है ना। और प्लस आगे इनको कोई और ना रोके, इसीलिए एक और काम करेंगे, ये डाइवर्ट कर देंगे इस सिल्क को इंडिया के थ्रू। तो जब ये इंडिया के थ्रू जाने लगेगा तो हम भी कनेक्ट हो जाएंगे रोम से। बहुत बढ़िया बात है, रोम हमारे बारे में भी जानता है, प्लस रोम को पता चलेगा कि हमारे यहाँ बढ़िया पेपर मिलता है, साउथ इंडिया में पेपर, है ना, और भी चीजें मिलती हैं। तो रोम कहेगा कि आओ ट्रेड कर लो हमसे, इधर से भी ट्रेड होगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस एरा, मर्केंटाइल एरा, इसीलिए इसको कहते हैं मर्केंटाइल एरा, क्योंकि ट्रेड बहुत बढ़िया हो रहा है, जिसमें हमारी तरफ से सिल्क टेक्सटाइल भी जा रहा है। हम अपना कॉटन टेक्सटाइल भी चिपका देंगे, क्या ये भी पहन के देखो अच्छा लगेगा, राइट। अपने स्पाइसेस भी भेज देंगे, या इसके अलावा और भी चीजें भेजेंगे, लेकिन जो है दीज आर द फ्यू मेन थिंग्स, राइट, है ना। पल्स वगैरह भेज देंगे हम लोग, पल्स ले जाओ, मूर्ति वगैरह ले जाओ। तो ये सारी चीजें हम लोग रोमन अंपायर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बदले में रोमन अंपायर हमको हरी हरी पत्तियां दे रहा है, राइट, सोना दे रहा है, गोल्ड। तो इंडिया में इस समय गोल्ड खूब आ रहा है, तो इसका हमने खूब फायदा उठाया है, राइट। फायदा क्या उठाया? हम सामान दे रहे थे, खरीद रहे हैं, और क्या प्रॉफिटेबल है, बढ़िया। तो हमें खूब प्रॉफिट मिला इस एरा में, हम लोगों ने खूब कमाया है। तो इंडिया इस समय जो है इस एरा में खूब प्रॉफिट में रहेगी बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड, राइट। मेन सोर्स कौन है? रोमन अंपायर। रोमन अंपायर से हमको बहुत फायदा मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो वन थिंग इज कि हाँ जो सिल्क रूट है वो यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक है। और दूसरा अगर हम बात करें तो जो रोमन ट्रेड है वो इस एरा में हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। तो सिल्क रूट और रोमन ट्रेड, है ना, दीज टू थिंग्स आर बेसिकली डिफाइनिंग थिंग्स फॉर अस। या तो गोल्ड हमारे यहाँ से सेंट्रल एशिया साइड से भी आ रहा है, और ये रोमन से जो ट्रेड हो रहा है ये भी हमने बात करी, प्लस वो टोल वगैरह भी कलेक्ट कर रहे हैं कुशान, वहां से भी पैसा आ रहा है। तो बढ़िया सोना हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट मिला है, तो कुशान ने एग्रीकल्चर वगैरह भी सपोर्ट किया है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लेकर आए हैं। तो हाँ, तो एग्रीकल्चर को भी डेफिनेटली सपोर्ट मिला है। बट एग्रीकल्चर यहाँ का यूएसपी नहीं है, यहाँ का जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो है ट्रेड। तो ट्रेड बढ़िया चला है, चलिए तो ना, तो लेट्स गो अहेड।
दूसरी साइड पॉलिटिकल साइड अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइड हमने बात करी, ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया मिलिट्री गवर्नरशिप का, राइट है ना। एक और चीज होती है विच इज फ्यूडेटरी सिस्टम। फ्यूडेटरी सिस्टम बोले तो कि हाँ कनिष्का सबसे ऊपर राजा है, किंग ऑफ किंग्स है, और उसके नीचे एक छोटा राजा है, साका कोई छोटा राजा है, कोई इंडियन किंग है, छोटा राजा है कोई, इसे कहते हैं क्या, इसे फ्यूडेटरी सिस्टम कहते हैं। तो फ्यूडेटरी सिस्टम भी है, ये भी लिख देते हैं कि हाँ इस इलाके में, इस एरा में देयर इज फ्यूडेटरी सिस्टम एज वेल, या फ्यूडेटरी सिस्टम। प्लस पॉलिटिकल हमने बात करी कि हाँ जो है मिलिट्री गवर्नरशिप की हमने बात करी थी। लेकिन एक और चीज हमें दिखाई देगी, और ये ऐसा नहीं कि हाँ इसी एरा की बात है या फिर यही लोग ऐसा कर रहे हैं, राजा को जोड़ा जा रहा है देवता से, कि राजा जो है वो देवता है, बिल्कुल देव आदमी है। तो जैसे कि जो है कुषाण को देवपुत्र कहा गया है ना, कनिष्का को देवपुत्र कहा गया है, इनके पूरे खानदान को देवकुल कहा गया है, तो देव हैं। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, राइट है ना, कि हाँ राजाओं को ऐसा जोड़ा जाता है, राजाओं को माना जाता है कि भगवान जैसे ही हैं, भगवान से कनेक्टेड हैं। किसी के बारे में होता है कि हाँ इनके अंदर भीम जैसी शक्ति है, कोई कहेगा मैं अर्जुन जैसा तीर चलाता हूँ। तो ये सारी बातें जो है राजाओं के साथ जुड़ी होती हैं। तो डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप यहाँ भी चल रहा है, हाँ यहाँ भी चल रहा है, कोई ऐसा यूनिक सी बात नहीं है, राइट है ना। प्लस डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, कुछ नया नहीं है, हर दौर में ऐसा होता है कि ऐसा जनता में फैला दिया जाता है कि राजा जो है बड़ा पराक्रमी राजा है, एकदम पावरफुल राजा है। प्लस सत्रह सिस्टम के बारे में आपको बताया था, मिलिट्री गवर्नरशिप, उसी को सत्रह सिस्टम कहते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या मिलिट्री गवर्नरशिप। नाउ एक और जो एलिमेंट हम समझेंगे यहाँ पे, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि वो चाहते हैं कि सोसाइटी में एसिमिलेट हो जाए, सोसाइटी का पार्ट बन जाए, ऐसा ना लगे कि आदमी बाहर से आया है, ऐसा ना लगे फॉरेनर आदमी सेंट्रल एशिया से आया हमारे ऊपर रूल कर रहा है। तो यही कारण था कि उन्होंने हमारे रिलीजन को एक्सेप्ट किया था, राइट ना। तो हाँ, तो जो है रिलीजन को एक्सेप्ट किया था, तो एसिमिलेशन इन सोसाइटी हमको देखने को मिला कि उन्होंने हमारा कल्चर अपना लिया। और एसिमिलेशन कई बार जो है बहुत सारे लोगों को शूद्र कहा जाएगा, लेकिन मोस्टली क्योंकि ये वॉरियर क्लास है, इसीलिए मोस्टली देवर एसिमिलेटेड एज क्षत्रिय, कि हाँ ये लोग क्या हैं, ये भी हमारे वर्ण सिस्टम का पार्ट है, ये लोग क्षत्रिय हैं। अब कई जगह इनको सेकेंड हैंड क्षत्रिय कहा जाएगा, राइट, कहना सेकेंड क्लास क्षत्रिय। क्यों? क्योंकि ये लोग पूजा पाठ नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, इसीलिए सेकेंड क्लास क्षत्रिय भी इनको रेफर किया गया है। तो न्यू एलिमेंट्स, रिलीजियस डेवलपमेंट हमने ऑलरेडी बात करी, महायान वगैरह के बारे में आपको मैं बता रहा था, राइट। एक हेलियोडोरस हुए ग्रीक्स में, जिन्होंने जो है ये खंबा लगवाया विदिशा के पास, जैसे खंबा जो है बाबा कहते हैं वहां पे लोकली, बट दिस इज गरुण पिलर। तो हेलियोडोरस का गरुण पिलर, तो एक ग्रीक एम्बेसडर है, ग्रीक एम्बेसडर इंडो ग्रीक्स का, उसका नाम है हेलियोडोरस। इसने क्या लगवाया है? इसने गरुण पिलर लगवाया है। दिस इज एट बेसनगर, है ना, विदिशा के पास। तो विदिशा के पास इसने क्या लगवा दिया है? इसने एक जो है एक बेसनगर, तो मध्य प्रदेश, तो हाँ, तो बेसनगर जो है, बेसनगर में इसने क्या लगवाया? एक गरुण पिलर लगाया। ये एक सुंगा रूलर से दोस्ती करने के चक्कर में था, राइट, है ना। तो वी अंडरस्टैंड कि यहां पर जो ग्रीक एम्बेसडर है वो दिखाना चाहता है कि हम देखो बाहर से नहीं आए, तुम भगवान विष्णु की पूजा करते हो, हम भी विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु का वाहन क्या है? गरुण, तो देखो तुम्हारे लिए गरुण पिलर लगवा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस राजा को कि हाँ भाई, हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं, तुम्हारी ही जैसे पूजा पाठ करते हैं। बाकी बुद्धिज्म के बारे में बात करी थी, मिनांडर की बात करी थी मैंने आपको, भगवान शिव, बुद्ध, विष्णु, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी करी हुई हैं, राइट, ऑलरेडी डिस्कस किया है। महायान बुद्धिज्म हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि महायान बुद्धिज्म, एक और जो साउथ इंडिया में सेंटर है, राइट, है ना, ऊपर नहीं है, इस नागार्जुन कोंडा, जहां पे बहुत सारे कॉइनेज वगैरह मिले हैं। तो महायान बुद्धिज्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बट यहीं पे एक छोटी सी बात और ऐड करूंगा, महायान बुद्धिज्म। तो अब आप समझिए कि पैसे का दौर है, राइट, है ना, कि खूब पैसा ही पैसा हो रहा है इस इलाके में। तो महायान बुद्धिज्म के दौर में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह हैं, जो आपकी मोनास्ट्रीज वगैरह हैं, इनको बहुत पैसा मिल रहा है। यही पैसा, यही जो है कहीं ना कहीं रीजन है करप्शन का।
है ना, करप्शन हो रहा है, मॉन्क्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पैसे के पीछे बहुत सारे लोग मॉन्क्स बने जा रहे हैं। तो यही कारण है, कारण है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म का। हम लोग जब बुद्धिज्म की बात कर रहे थे तो बुद्धिज्म के डिक्लाइन की बात कर रहे थे। तो हाँ, तो यहीं से समझो कि ये यही कारण बनेगा। अभी तो बढ़िया चल रहा है लेकिन फिर यही कारण बनेगा डिक्लाइन का। ऐसा हमने बुद्धिज्म में पहले से पढ़ा हुआ है ना, तो ये हम जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं। बाकी जो है गांधारा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अब थोड़ा देखते हैं। तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट देखेंगे आप, अभी मैं बात कर रहा था गांधारा स्कूल का। तो गांधारा स्कूल के जो बुद्धा हैं, राइट ना, कि ये जो पत्थर है इसे कहा जाता है कि दिस इज ग्रे स्किस्ट, राइट ना, ग्रे सिस्ट किया जाता है, कहा जाता है। और ये जो है दिस इज गांधारा आर्ट। तो अब आपको दिखाई देगा कि जो मैं कह रहा था कि हेलेनिस्टिक इंपैक्ट है, अब यहां पे आपको दिखाई देगा कि हाँ, इनके बालों में एक एक लट अलग दिखाई दे रही है, राइट। इनके कपड़े जो है एक एक रोब, एक एक जो है कर्ल उसमें दिखाई दे रहा है, राइट, एक एक चीज अलग दिखाई दे रही है। तो अब इसमें हेलेनिस्टिक इंपैक्ट दिखाई देगा। तो जो गांधारा साइड में जो बुद्धा की मूर्तियां बनेंगी वो इस तरीके की बनेंगी, वहीं मथुरा साइड में जो मूर्तियां बनेंगी वो इस तरह की बनेंगी। दिस इज रेड सैंडस्टोन, रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन है ये, है ना। तो हाँ, अब मथुरा में खाली बुद्धा की मूर्तियां नहीं बनेंगी। मथुरा में आपको दिखाई देगा कि हाँ, बुद्धा भी हैं, बाकी भगवान भी हैं। कनिष्का की मूर्ति की हम बात कर रहे थे, वीमा कन्फ्यूशस की मूर्ति है, बुद्धा है, सर्वतोभद्रा है। तो इवन जैन, हिंदू, विष्णु भगवान, शिव भगवान, ये सारे भगवान भी आपको मथुरा स्कूल में दिखाई देंगे। तो मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। एक और जो गुफाएं हैं अमरावती, वहां पे दिखाई देगा, बट ये डिस्कशन अभी नहीं करते, जब सतवाहनास पढ़ेंगे तब बात करेंगे। लैंग्वेज, लिटरेचर एंड लर्निंग की हमने ऑलरेडी बात करी थी, राइट, है ना, कि हाँ, ग्रीक, खरोष्टी, ब्राह्मी ये सब आ चुका है ना, ये सारा डिस्कशन हमने ऑलरेडी पीछे किया था। चलिए नाउ, अब इसी समय कुछ बड़े राइटर्स भी हुए। तो वहीं लिटरेचर लैंग्वेज में एक दो नाम इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। एक इंपॉर्टेंट राइटर हुए कनिष्का के टाइम में जिनका नाम है अश्वघोषा। तो अश्वघोष ने लिखा है बुद्धा चरित। तो अश्वघोष की बुद्धा चरित, वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सुनाओ। तो इसी में जो है, तो एक नाम जो है लिटरेचर में भी लिखते हैं, राइट, है ना। लिटरेचर अपने पास जगह कम है, बट कोई बात नहीं। तो लैंग्वेज के साथ साथ लिटरेचर, राइट, है ना, लिटरेचर। तो एक अश्वघोष की बुद्ध चरित, बुद्धा चरित, और इनकी दूसरी किताब है सौंदर्य नंदा। ये दो बुक्स जो है इंपॉर्टेंट है, राइट, यूपीएससी पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। तो बुद्धा चरित बेसिकली क्या है, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा है। और सौंदर्य नंदा जो है वो बुद्धा के एक कजिन थे, राइट, हाफ ब्रदर थे, बेसिकली कजिन नहीं थे, हाफ ब्रदर, है ना। तो उनकी कहानी है। प्लस अवदाना वगैरह इसी दौर में लिखे गए हैं। तो इसी दौर में बहुत सारे अवदाना लिखे गए हैं। अवदाना क्या होता है, अवदाना बेसिकली बुद्धा पिछले जन्म में क्या थे, राइट, ना। तो वो सारी कहानियां हैं, तो बुद्धा के पिछले जन्मों की कहानियां या दूसरे जन्मों की कहानियां। तो ये हाइब्रिड संस्कृत में लिखी गई है। तो अवदाना भी लिखे गए हैं, तो प्लस अवदाना लिखे गए हैं। तो बहुत सारा लिटरेचर लिखा जा रहा है जो कहीं ना कहीं लैंग्वेज को और ज्यादा ग्रो कर रहा है। प्लस वात्स्यायन की कामसूत्र भी इसी टाइम में लिखी गई है, जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कितना पैसा आ गया है, अर्बनाइजेशन आ गया है, तो वहां पे लोग शहर का जीवन किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, ये बातें कामसूत्र में मिलेंगी आपको। प्लस अनदर थिंग विच वी रियलाइज कि जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स अपने साथ एक और चीज लेकर आए हैं, वो है ड्रामा, राइट, है ना। ड्रामा लेकर आए हैं अपने साथ, थिएटर लेकर आए हैं, थिएटर। तो थिएटर जो है, राइट, है ना। तो हाँ, तो जो है थिएटर में जैसे पर्दा पड़ता है ना, कर्टेन, तो कर्टेन को क्या बोला जाता है, यवनिका। तो यवनिका का टर्म हमें सुनाई देगा कि उस समय कुछ आपके थिएटर भी एग्जिस्ट करते थे। इसी दौर में भारत का नाट्य शास्त्र, राइट, है ना, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है वो इसी दौर में कंप्लीट होगा, इसी उसमें लिखा जाएगा, है ना। तो ग्रीक टर्म है बेसिकली ड्रामा, राइट ना। तो ड्रामा, तो ये भी यही लेकर आए, ग्रीक से ही ये भी आया। अनदर थिंग इज कि हॉरोस्कोप, तो ग्रीक्स जो थे वो हॉरोस्कोप लिखा करते थे। हम लोग भी क्या है कि एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में हम लोग बहुत बढ़िया थे।
तो उनका कॉन्सेप्ट जो हॉरोस्कोप का है और हमारा कॉन्सेप्ट जो बेसिकली ज्योतिष शास्त्र का है, दोनों मिला के क्या बन जाएगा, होरा शास्त्र। तो ग्रीक से ही होरा शास्त्र भी आया है, ये आप ग्रीक वाली टाइमलाइन में भी लिख सकते हैं। तो होरा शास्त्र, तो वन मोर डेवलपमेंट जो टेक्निकल डेवलपमेंट है इज ऑफ होरा शास्त्र। होरा शास्त्र, तो होरा शास्त्र भी आ जाएगा। या प्लस कॉइन्स की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि रोमन कॉइन्स वगैरह बनना चालू हो चुका है। अदर थिंग इज कि हाँ, इसी दौर में मेडिसिन वगैरह की भी ग्रोथ हमको दिखाई देगी। तो टेक्निकल ग्रोथ भी हमको दिखाई दे रही है। तो होरा शास्त्र हो गया, राइट है ना, प्लस मेडिसिन। मेडिसिन कोई बाहर से नहीं लाया, मेडिसिन हमारी अपनी है, राइट है ना। तो हाँ, तो इंडियंस जो है ऐसा बहुत ज्यादा इंपैक्ट ग्रीक्स वगैरह का मेडिसिन में नहीं है, हमारी अपनी खोज, हमारी अपनी पुरानी अंडरस्टैंडिंग है और उसके तहत हम मेडिसिन से बहुत अच्छा ग्रो करेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसे चरक और सुश्रुत, राइट, ये दोनों इसी दौर में हुए, चरक और सुश्रुत। तो चरक संहिता, तो चरक संहिता में जो है प्लांट्स के बारे में, हर्ब्स के बारे में है, तो ये सारा हमको नॉलेज यहाँ से प्राप्त होगा। औषधि जो प्लांट से निकल रही है, तो औषधि, तो दवाई जो है औषधि कही जाएगी, है ना। तो हाँ, तो ये सब इसी दौर में हो रहा है। तो चरक और सुश्रुत भी इसी दौर में है। बाकी हम लोगों ने बात करी, एक और चीज वो लेकर आए हैं इस ग्लास मेकिंग, राइट है ना, ग्लास मेकिंग। तो ग्लास मेकिंग और लिख लेते हैं, मेडिसिन आप अलग लिख लीजिएगा, राइट, इसको यहां से हटा रहे हैं, ग्लास मेकिंग लिख रहा है। ग्लास मेकिंग, तो ग्लास बनाना हम लोगों ने शुरू कर दिया है, ये भी इसी दौर में हो रहा है, राइट है ना। तो ये भी फॉरेन इन्फ्लुएंस है, ये भी फॉरेन इन्फ्लुएंस है, राइट है ना। ग्रीक, चाइना कुछ इसमें इंपैक्ट था। तो हमने बात करी कि सेंट्रल एशियन इंपैक्ट हम पे क्या पड़ा, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने, बिकॉज ये जो बाहर से इन्वेजन हुए थे, बाहर से जो लोग आए थे, तो बहुत सारी बातें लेकर आए, कुछ हमारा अपना भी ग्रोथ था, राइट है ना। तो हाँ, तो ये सारी चीजें हमने देखी कि किस तरह से ग्रो हुआ। तो हमने दोनों बातें समझी, एक तो हमने पॉलिटिकल एस्पेक्ट समझा और दूसरा जो सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स हैं, ये भी जो है हमने समझा कि इंपैक्ट ऑफ दी सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स, राइट है ना, ये भी जो है हमने यहाँ पर बात समझी। नाउ अब आपके लिए कुछ PYQs जो इस तरह से पूछे गए। तो एक सवाल पूछा गया है ना, कि मेंस का सवाल है, हालांकि कल्चर का सवाल है, जब आप कल्चर पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हाँ, गांधारा क्या है और रोमन क्या है, राइट है ना, ग्रीक क्या है, रोमन क्या है, सेंट्रल एशियन क्या है, वहां पे हम डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों सवाल कल्चर के हैं, तो मैं आपको खाली सवाल दिखा रहा हूं, अभी आप इसे मत करिएगा, कल्चर पढ़ने के बाद करिएगा। तो गांधारा स्कल्पचर ओड एज मच टू द रोमन्स एज टू द ग्रीक्स, एक्सप्लेन, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बाक्ट्रियन एलिमेंट्स इन गांधारा। तो यहाँ पे एलिमेंट्स का डिस्कशन करना था, जैसे मैंने आपको बताया ना कुछ एलिमेंट्स, कि हाँ, जब बालों में कल है, बॉडी जो है चीजल बॉडी है, सॉरी, देन जो है कपड़ों पे रोप्स में जो है आपको कल्स दिखाई दे रहे हैं, राइट ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये सब लिखना था, लेकिन ऐसी और भी बातें, बट वो कल्चर में डिस्कशन अच्छा लगता है। नाउ अभी आंसर करने की आप कोशिश करेंगे। पहला सवाल है कि हाँ भाई, इंडो ग्रीक किंगडम जो नॉर्थ अफगानिस्तान में सेटअप हुई है, वो 2nd सेंचुरी में, वो किसकी किंगडम है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप कौन लेकर आया था। देखो ये सवाल पूछा गया है 2000 में, राइट। फिर पूछा गया विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स, आपको क्रोनोलॉजी बतानी है, तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है कि हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स वाज इनवेरिएबली यूज्ड, ग्रीन सिस्ट या सिस्ट इस्तेमाल करते थे, कौन सा वाला स्कल्पचर था। Thus, which one of the following was initially the most powerful city state of India in the 6th century BC? कौन सा था जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट है ना, आंसर करेंगे आप ये। चलिए, तो हम इसे पहले पार्ट को यहीं तक रखते हैं। यहां हम लोगों ने बात करी कि बाहर से जो इन्वेडर्स आए थे उनके ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ, हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ, कौन कौन लोग थे, क्या क्या हुआ, ये हमने डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन रूलर्स जो हैं, हम बात करेंगे सतवाहनास की, बात करेंगे संगम पीरियड की, जो हमने शुरू में कहा था, तो वो डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीक, राइट है। तो बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन कौन आया है। तो अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी ये न्यू ईयर वाला फेज चालू हो जाएगा, कोई गायब नहीं होगा, राइट। ये नहीं कि हाँ न्यू ईयर मनाने निकल पड़े, 10-15 दिन न्यू ईयर मन रहा है ना, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज डोंट डू दैट, है ना। एक दिन ठीक है, 31 तारीख 1 तारीख थोड़ा सेलिब्रेट कर लो यार, ठीक है, बट हाँ जो है बाकी ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो लेट्स कंटिन्यू विद द प्रिपरेशन, राइट। यही रेजोल्यूशन है कि हाँ पढ़ाई पे आंच नहीं आने देंगे, यही आपका इस बार का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। प्लस मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए, जो PYQs हमने देखे हैं, राइट, इसका आंसर चाहिए कि हाँ ये क्यों हुआ था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आई होप संभव बैच में मजा आ रहा होगा। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।